नमस्कार साथियों, मैं ओंकार सिंह भैया। आप देख रहे हैं आजाद नव भारत। मैं इस वक्त हमारे सामाजिक कार्यकर्ता नीतीश अलावा जी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और आपको हम इनके पूरी लाइफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे काम शुरू किया सामाजिक तौर पे, सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो नीतीश जी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अलावा जी, हम आपसे हमारा शुरुआती ये प्रश्न है, आपका जो जीवन पहली से 12वीं तक का जो पढ़ाई रही वो कहाँ से हुई? देखिए, गांव में जब हम लोग गांव में रहते थे तो उस समय काफ़ी कम स्कूल हुआ करती थी और आसपास 4-5 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होती थी। तो प्राथमिक स्कूल में कहूँ तो पहली दूसरी मेरे गांव में, जो मेरा गृह गांव है वास्कल फाटा, वहाँ पर पढ़ा। उसके बाद में तीसरी से 5वीं तक हमने यहाँ से 10 किलोमीटर आगे कुंड है, बड़ी के पास में कुंड हॉस्टल है, वहाँ पर हम लोग काफ़ी छोटे थे, वहाँ पर रहते थे ग्रामीण क्षेत्र में। और 5वीं वहाँ से पास करने के बाद में मैं 6ठी-7वीं वनवासी कल्याण आश्रम था, जो वनवासी कल्याण परिषद द्वारा चलाया जाता है, वहाँ पर पढ़ा हूँ। फिर बाद में 8वीं वापस गांव से की, फिर बाद में 9वीं 10वीं नानपुर, फिर 11वीं 12वीं अलीराजपुर। इस तरह से हमारा एजुकेशन यहाँ तक पहुँचा। किस सब्जेक्ट से आपने 12th पास करी थी? 12th हमारा साइंस बायोलॉजी था। बायोलॉजी। हाँ। ये आपके 12वीं तक जो पढ़ाई रही वो गवर्नमेंट स्कूल में रही? गवर्नमेंट, सारे स्कूल है गवर्नमेंट। और मैं उस 12वीं के बाद आपने कहाँ पर कॉलेज के लिए एडमिशन उसके लिया? बाद में पीजी कॉलेज धार से मेरा बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने कैट की प्रिपरेशन की थी, चूँकि हम लोग इतना सक्षम नहीं थे, वहाँ शायद कोटा भी नहीं होता है तो वहाँ नहीं हुआ, लेकिन सीईटी के माध्यम से मेरी एमपी में उस समय 13वीं रैंक थी और डीएवी आईआईपीएस में मेरा एडमिशन हुआ, जहाँ पर मैंने एमबीए किया 2010 से 11-12 में। और उसी दौरान एमबीए एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन से मैं कर रहा था, और उसी दौरान चूँकि हमारी तैयारी अच्छे स्तर पर थी, पीएससी की तैयारी कर रहे थे हम लोग पढ़ाई के साथ साथ में, तो पटवारी में सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों ने बताया, मैं तो नहीं आना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों ने बताया, बोले कि यार आप कर लो, भविष्य में प्रमोशन होते आ रहा है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम बन जाओगे, डिप्टी कलेक्टर वैसे भी बनने की तैयारी चल रही है तो बन ही जाओगे। तो ये सोच के हमने ठीक है पटवारी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में आज पटवारी। आपने मैथ जैसे बायोलॉजी पढ़ी है, तो आपने ये पीएससी की तैयारी उस लाइन में कैसे गए? देखो, बायो सब्जेक्ट जरूरी थोड़ी कि बायोलॉजी वाला या मैथ्स वाला पीएससी नहीं करेगा। आपके अंदर जो जज्बा जुनून होना चाहिए। बी वाले को ज्यादा जनरल नॉलेज नहीं होता है तो भी वो पीएससी फाइट करते हैं, डॉक्टर्स को नहीं होता है तो भी वो पीएससी फाइट कर रहे हैं। तो आपके अंदर जो जज्बा जुनून होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, उसके आधार पर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। पटवारी में आपका चयन किस सन में हुआ था? 2012 में। 2012 में। कितने साल कार्यरत रहे पटवारी? 2012 में फिर 1 साल की ट्रेनिंग हुई हमारी, उसमें सरगुन होती थी, ट्रेनिंग हुई 13 में, 14 में मेरी पोस्टिंग हुई। और पहली पोस्टिंग कहाँ थी? मेरी पहली पोस्टिंग वालपुर थी, सोंडवा क्षेत्र में, सोंडवा तहसील में। उसके बाद ठीक है, ये शादी आपकी कब हुई? 2018 में मेरी शादी हुई है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज। अरेंज मैरिज रही थे उसमें लव क्या बट अरेंज 2018 में? हाँ? तो आप मतलब ये 2017-18 में हुई। 17-18 में? हाँ। जी। आपकी मैडम क्या करती है अभी? पटवारी। पटवारी। तो आपका जो समाज भी, जब इस तरह आप सामाजिक मुद्दों पे बात चर्चा करते हैं, लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये विचारधारा आपके अंदर कब से आए? देखिए क्या है, हम लोग तो स्कूल के समय से ग्रामीण क्षेत्र में शोषित लोगों के साथ रहे, पीड़ित लोगों के साथ रहे, तो अनुशासन सीखा हमने, क्योंकि सारे जरूरतमंद लोग ही उस समय हॉस्टल में रहते थे और आज भी वही लोग रहते हैं, वही बच्चे रहते हैं जो किसी गरीब मजदूर किसान के बच्चे होते हैं। और वहां पर हमने जो भी अनुशासन सीखा, उसके आधार पर धीरे धीरे हम लोग आगे जीवन में बढ़ते गए। और जब बाहर निकले धीरे धीरे, तो वहां पर हमको एहसास होता है, कभी आपके साथ में जातिगत प्रताड़ना होती है, कभी आपके साथ पक्षपात होता है, आपको नीचा दिखाया जाता है,
आपको यदि आप योग्य होगे तो भी आपको अयोग्य बना के नीचे बिठाया जाता। तो ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे फेस की है जब हम अलीराजपुर छोड़ के बाहर निकले। और वहां से हमारे अंदर फिर ये भाव आने लगे, विचार आने लगे कि यार नहीं यार, हमारा समाज ऐसे कैसे, मतलब कि आप इसको पिछड़ा मान रहे हो, या इनके साथ उठ बैठ नहीं सकते हो, या फिर इनके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की जब सोच देखी हमने, जी। तब हमको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हमको हमारे समाज से जुड़ना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये घटनाएं जैसे भेदभाव की बात आपने करी, ये घटना आपके साथ हुई या फिर आपने फ्रेंड सर्कल में ऐसी चीज देखी है? देखिए, हॉस्टल में हम लोग जब रहते थे तो जैसे पहले तो सामान्य हॉस्टल में रहे, उसके बाद में एक मध्य प्रदेश शासन की तरफ से महत्वाकांक्षी योजना बना के उन्हीं हॉस्टल को उत्कृष्ट हॉस्टल बनाए गए। वहां पर आपको निःशुल्क कोचिंग भी मिलती थी, स्टेशनरी भी मिलती थी, कॉपी पेन से लेकर खेल सामग्री सब मिलता था। लेकिन जो तत्कालीन हॉस्टल वार्डन होते थे, प्रिंसिपल होते थे, वो लोग ये सुविधाएं नहीं देते थे। क्योंकि हम लोग जागरूक थे और इसी क्षेत्र के थे, तो तब हम लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाना चालू की। हमने बगावत बगावत क्या आवाज उठाई, संबंधित अधिकारी कर्मचारी को अवगत कराया, प्रिंसिपल को बोला कि आप ये सुविधाएं नहीं दोगे, जो हमारा अधिकार है, शासन दे रही है, और नहीं दे रहे हो तो हम लोग इसके खिलाफ, आपके खिलाफ जाएंगे, आंदोलन कर सकते हैं। बस ये चीजें हुई और धीरे धीरे वो मूवमेंट बढ़ता गया। एक समय जैसा आपने जिक्र किया कि आपके साथ हुआ, ये तो हॉस्टल स्कूल की बात हुई। जब मैं आईआईपीएस में था, डीएवी कैंपस में, आप सोच सकते हो आईआईपीएस में किस स्तर के लोग पढ़ते हैं। हमारे साथ में एक हिमांगिनी यादव थी। हिमांगिनी यादव अभी मिस एशिया पैसिफिक थी उस समय, हमारे साथ में क्लास में आती थी, लेकिन वो महीने में एक बार आती थी। ठीक है, उसके टेस्ट में भी बराबर पूरे नंबर होते थे और हम लोग रेगुलर जाते थे, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। हमको प्रेजेंटेशन के लिए रोज मंच पे खड़ा कर दिया जाता, स्टेज पे खड़ा किया जाता था, और वो कभी आए नहीं आए तो उनको कोई बात नहीं, उनको मान सम्मान से आगे बिठा के जो वो लिख के दे दे वो मान लिया जाता था। एक स्टेज ऐसी भी आई थी जब मैं ट्रेनिंग में चला गया था पटवारी की, तो एग्जाम आना था। तो टेस्ट के लिए पहले तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और उसके बाद इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो मैंने जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद जब मैं गया टेस्ट, तो मुझे बहुत डांट फटकार पड़ी कि आप लोग ऐसे हो, आदिवासी लोग हो, एसटी कोटे से आते हो, या तो फिर नौकरी कर लो, फ्री की नौकरी मिल जाती है, या फिर या पढ़ाई कर लो, सरकार देती है, तो तुम लोग ऐसा करते हो। ऐसे शब्द मुझे बोले थे एचओडी ने हमारी, और मैं वहाँ चेम्बर में रो दिया था उस दिन। तो उसके बाद से मुझे मतलब काफी पीड़ा हुई, और मैंने बोल दिया था कि मैं आज के बाद में इस कॉलेज में पैर में नहीं रखूंगा, और उसके बाद मैंने रखा भी नहीं आईआईपीएस में। उसके बाद पैर नहीं रखा मैंने। और जब मैंने एडमिशन लिया था आईआईपीएस में, स्टार्टिंग में जैसे सिलेक्शन हुआ, मैं एडमिशन के लिए गया, क्योंकि मेरे पिताजी का जो आय का प्रमाण पत्र था किसान के था, और किसान की जो हमारी इनकम होती है, यदि आप 2010-12 में देखोगे, तो वहां से 30-40 हजार मासिक इनकम का आय का प्रमाण पत्र मिलेगा। उसमें भी लिखा रहता है हाँ, लिखा 35,000 रहता। समथिंग। तो उस समय हम लोगों ने जो एडमिशन लिया, तो वहां पर जो आईआईपीएस की सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट कॉलेज है, बावजूद वहां की जो फीस थी 46,000 थी, टोटल 51,000 कुछ हो रहा था। तो उस फीस को भरने में मैं असक्षम था। तो मैंने बोला कि सर, हमको जो गवर्नमेंट है स्कॉलरशिप दे रही, उसके बेसिस पर आप मुझे एडमिशन दे दीजिए, हम लोग वो स्कॉलरशिप आपको ही दे देंगे, मुझे तो पढ़ना है और मैं सिलेक्ट होके आया हूँ, तो मुझे तो रहना ही है। तो उन्होंने मना कर दिया था, और 2-4 दिन क्लास में बिठाने के बाद में निकालने की बात चल रही थी। तब भी मैंने, अब वहां तो क्या है, इंदौर जैसी सिटी में एसटी एससी के लोग बाहर वैसे ही नहीं निकलते, और हमारी कॉलेज में बड़ी मुश्किल से आईआईपीएस में 2 सीट होती थी, एक एससी की एक एसटी की होती थी। तो एसटी में मैं ही था। अब मेरे साथ दूसरे किसको लूं मैं? हाँ सही, साथ में भी तो कोई हो ना। साथ में होना चाहिए। बावजूद मैंने 1-2 ब्रांच से लड़के इकट्ठे किए, ऐसे 2-4 लड़कों को लेके गया मैं। और उस समय इंदौर का जो कलेक्ट्रेट है वो बन रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन अंदर काम चालू हो गए थे, कुछ विभाग चालू हो गए थे। तो हम लोगों ने ट्राइबल विभाग गए, वहां के कमिश्नर को बताया, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे, वो लेटर मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, वो मैंने लिखा। और ये शायद पहला मामला था ऐसा, 2010-11 की बात है, कि किसी अधिकारी ने ये लिख के दिया कि आप, मेरे ही जो लेटर मैंने बना के गया था कलेक्टर के नाम पर, उस पर लिखा कि इनको एडमिशन दिया जाए, और स्कॉलरशिप का पैसा आप ले लेना, रिवर्ट करके इनको दे देना, अभी ताकि फिलहाल आप, ऐसा हाँ, होता है। लेकिन एडमिशन आप नहीं रोक सकते हो। तब जाके एडमिशन हुआ था, अन्यथा हमको तो पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था उन्होंने। ये अपने स्टूडेंट लाइफ में चीजों को प्रॉब्लम की फेस समस्या। किया, हाँ। हाँ। अपने ये मुख्य अलीराजपुर, घटना है। अपना अलीराजपुर में से पढ़ाई करते वक्त कौन सी आपके साथ बहुत प्रॉब्लम के सामना करना पड़ा आपको?
यहाँ तो देखो यार, ये अपना क्षेत्र है, तो यहाँ तो समस्याएं नहीं होती है, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहे हैं ज्यादातर। तो स्कूलों में तो क्या होता है कि अब प्रैक्टिकल के नाम पर जो हमारे टीचर्स होते बहुत थे, सारी खेल वो गतिविधियां नहीं खेल हो रही है। गतिविधियां तो होती ही नहीं, वो तो हम लोग झगड़े कर कर करके खेल सामग्री खरीदते, हमने तो खुद में किया झगड़ा, हम्म। है ना। प्रिंसिपल से झगड़ा करते थे, संबंधित विभाग के अधिकारी से, कि आपने हमको खेल सामग्री क्यों नहीं दी, स्टेशनरी। क्योंकि मैं क्रीड़ा मंत्री भी रहा हूँ, मैं खाद्यान्न मंत्री भी रहा हूँ, तो मेरा भी अधिकार बनता था। तो हम लोग पूरा ग्रुप रहता था, तो उसके माध्यम से हम लोग आवाज उठाते थे, और हमने वो अधिकार लिए भी है, समय समय पर लिए भी। लेकिन वो गतिविधियां, वो प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता नहीं ना। मिलता। यहाँ के बच्चों में अभी भी देखा हूँ, और पहले भी रहे कि बहुत सारी स्किल है उनके अंदर, खेल गतिविधियों से लेकर उनको एक मंच नहीं मिलता है। बिल्कुल तो वो चीजें आपको भी इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। तो यदि अभी क्या बदलाव हो सकता है इसमें? अभी देखो, जो 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी बात करते हो आप, अभी काफी बदलाव आया है। डिजिटल जमाना चल रहा है, आप लाइव कैमरे के सामने होते हो, स्कूलों में, कॉलेजों में, बहुत सारी जगह कैमरे भी लग गए। लेकिन एक मैं सबका तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ शिक्षक, प्रिंसिपल की मानसिकता आज भी वही है जो हमारे समय हुआ करती थी। आप आए दिन स्टेटमेंट भी देखते हो, पढ़ते हो, उसमें भी अक्सर कोई ना कोई बोल ही देता है। और प्रैक्टिकल के नाम पर तो आदिवासी बच्चों का, छात्रों का शोषण जबरदस्त होता है। भले वो टॉप कर रहा होगा, तो भी उसको कम नंबर देके उसको पीछे कर देता है। ये चीजें होती है, और ये आज भी हो रही है। अभी ये देखा हूँ नितेश जी कि अभी एजुकेशन के क्षेत्र में भी, और अन्य स्वास्थ्य लेकर पुलिस विभाग में अपना आदिवासियों के बहुत सारे कर्मचारी हैं, लेकिन वो अपने आदिवासियों के हित के बारे में अभी भी देख रहा हूँ कुछ भेदभाव हो रहा है। वो नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर ये बोलते हैं कि इनको तो वैसा ही रहने दिया जाए, इनका क्या है, तो इनकी आदत है, ऐसी परंपरा है, या फिर ये पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। मजदूर के बच्चे कभी स्कूल नहीं आते, ऐसा मैंने सुना है। तो वाकई में कितना इसमें बदलाव हो सकता है? पुलिस के बच्चे, आप क्या कहना चाहते? पुलिस की नहीं, जैसे पुलिस भर्ती। विभाग में रहता है, जैसे चालान की बात कर लेते हैं कि कपड़े देख के आपका चालान काट दिया जाता है, ऐसा क्षेत्र में देखो रहता क्या है यहाँ होता पे। है, देखो सीधी बात है। अभी किसी नेता की गाड़ी निकलती है, उस पे प्लेट लगी ना हो, लगी हो, लेकिन उनके नंबर पुलिस वाला अच्छे से जानते हैं। गाड़ी देख के ही दूर हो जाते हैं, उनका चालान कभी नहीं पड़ता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, या फोर व्हीलर हो। उसकी ब्लैक फिल्म चल जाएगी पूरे प्रदेश देश में, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की नहीं चलेगी। उसका कारण ही, सिस्टम ही हमारा ऐसा बना हुआ है। हमारे लोग, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, चाहे पुलिस विभाग हो या अन्य विभाग, वो सभी लोग इसी प्रकार से ट्रीट करते हैं। चेहरा देख के तिलक करने वाली कहावत सुनी आपने? बस, यदि नेता होगा, कोई बड़ा अधिकारी होगा, तो आपको बिल्कुल जाने दिया जाएगा, आपका स्वागत भी होगा, आपको मंच भी मिलेगा, आपको टेबल भी मिलेगी, आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, आपका स्वागत सम्मान सब होगा। लेकिन वही यदि कोई गांव का गरीब व्यक्ति आ रहा होगा, भले वो सक्षम होगा, उसके पहनावे से वो लगता नहीं है, क्योंकि हमारे गांव वालों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो ज्यादा दिखावा नहीं करते। तो वो उसी हिसाब से जब आता है, तो उसको उस हिसाब से लेकर उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि यार वो कहीं नहीं जानता, नहीं, अज्ञान आदमी है, चालान फाड़ दिया, है ना, चालान फाड़ दिया, गाड़ी जब्त कर ली। एफआईआर के मामले में भी ऐसा ही होता है, जितने पुलिस प्रकरण होते हैं, यदि गरीब आदमी आता है तो उसके खिलाफ यदि एफआईआर होनी होगी, तत्काल हो जाएगी। बड़े आदमी के खिलाफ आप एफआईआर कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है हमको, और आंदोलन एक एक दिन भी नहीं चलता तो भी नहीं होता, हफ्ते भर 15 दिन में कोर्ट में भी निर्णय नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति, ये तो देखो यार, सदियों से चली आ रही परंपरा है, जिसको वर्तमान में संविधान लागू होने के बाद भी जो कानूनन रूप मिला है, उसमें भी जो अधिकारी बैठे हैं छोटी मानसिकता वाले, उसको चलाते ही है, किसी न किसी माध्यम से निचले तबके व्यक्ति का शोषण करते हैं। आपका जो पटवारी का जो निलंबित हुए, या फिर आपको निलंबित किया गया था, कैसे क्या वो मामला था, बताइए थोड़ा। देखिए, आपने सबने सुना होगा, देखा भी होगा सोशल मीडिया पे। हाँ, हजारों लाखों लोगों ने देखा, उसको सपोर्ट किया, सपोर्ट करना है तो बहुत दूर दूर से। तो ये पहला ऐसा मामला भी रहा, मुझे लगता है कि इतिहास में आदिवासी समुदाय में मैं पहला ऐसा पटवारी या कर्मचारी रहा हूँ जिसके लिए पूरा संपूर्ण समाज खड़ा रहा था, और बड़ा आंदोलन हुआ था। और मैं आज भी उस चीज को जब सोचता हूँ तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता, गर्व से महसूस होता मुझे। और इसलिए मैं, मेरी पहचान में कभी पटवारी लिखता नहीं, मुझे कोई मंच से बोलता तो मुझे बुरा लग जाता, क्योंकि मैंने सामाजिक छवि बनाई, है ना। लेकिन वो चूंकि मेरी जिंदगी में मेरे 2-3 रोल जैसा है, मैं ट्रिपल रोल वाला व्यक्ति हूँ। एक तो सामाजिक, समाज में सामाजिक हूँ मैं, क्रिकेट प्रेमियों के लिए मैं क्रिकेटर भी हूँ, है ना। और
यदि क्रिकेट बोलते नौकरी के करते हो। नौकरी के हिसाब से यदि आप बात करते हो तो पटवारी भी, तो इस पटवारी। प्रकार से मेरा ट्रिपल रोल है। ट्रिपल और रोल है। यदि नेताओं के बीच में शासन प्रशासन की बात करोगे तो उनकी नजरों में एक समन्वय स्थापित करने वाला युवा कार्यकर्ता हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, मैं दोनों दलों से बराबर रखता हूँ, अपने संबंध रखता हूँ, बातचीत भी बराबर करता हूँ। जो व्यक्ति अच्छा करता है, चाहे वो कोई से भी दल का नेता होगा, कोई मैं से उनके भी। लिए तालियां भी बजाता हूँ। और जो हाँ गलत गुड। होता है अपना आवाज उठाते हैं। तो मेरी जिंदगी ऐसी ही है, बिल्कुल लेवल में मैं सबके साथ में अच्छा रहना चाहता हूँ और अच्छे से अपने जीवन को समाज के लिए निकालना चाहता हूँ। तो उस समय जैसा आपने बताया, मेरा कोई व्यक्तिगत उसमें मसला था नहीं, और मेरे को जो सस्पेंड किया है वो मेरे व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं किया। मैं फील्ड से कोई शिकायत होती कि नामांतरण बंटवारा नहीं किया, रिश्वत ले ली, उस दौरान यदि सस्पेंड होता तो वो मेरा व्यक्तिगत मामला तब हो आपका जाता। व्यक्तिगत हो जाता। आपने देखा होगा मेरा एक बड़ा सा लेटर बना था 2 पेज का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप नेमावर गए, आपने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, भड़काऊ भाषण दिया, उसके बाद आप सेंचुरी गए, मजदूरों को उकसाया, है ना। फिर बाद में मेधा पाट करके आंदोलन में शामिल हुए। फिर केमिकल डंप को लेकर जो हमने मानपुर में प्रोटेस्ट किया था उसका जिक्र किया। इस तरह से पूरा संपूर्ण उसमें एक विवरण लिख के उस आदेश को निकाला। तो आदेश मुझे मिल गया था, 2 दिन तक मैं समझ नहीं पाया मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, क्या करूं, हाँ, किसको वो दबाव बताऊं। रहता है ना कि परिवार से तो दबाव रहता है। वो मतलब चूंकि सामाजिक कार्य के चलते हुए निलंबन हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार गुस्सा लोगों का भी फूट जाएगा। फूट जाएगा। मैं अंदर ही अंदर घुटते रहा 1-2 दिन। फिर बाद में एक दिन नींद आ गया तो कुछ लोगों ने बताया, तो परिवार के पास बात गई, परिवार से होते होते धीरे से वायरल हो फैल गई, जाती है लोगों वो के बातें। स्टेटस चालू हो गए, फोन आने लग गए। मैं रो रो दिया और अकेला जाके कार में बंद होके ग्राउंड में जाके गाड़ी खड़ी की और रोता रहा। मैंने किसी का फोन नहीं उठाया आधे 1 घंटे तक। उसके बाद में सबसे चर्चा हुई, सबने बोला कि यार भाई हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके बाद में लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया, आंदोलन भी हुआ। और आंदोलन के बाद में आपने माहौल भी देखा, फिर बाई इलेक्शन का समय आ गया था। परिवार का क्या रिएक्शन रहा था उस समय? देखो यार, किसी का भी परिवार हो, क्योंकि हम लोग कोई बड़े बैकग्राउंड परिवार से नहीं है ना। हमारे परिवार में भी कोई कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा कल मिलना अधिकारी भी स्वर्ग नहीं मिल है, गया ऐसा मतलब लगता है। ठीक ठाक परिवार है, मिडिल क्लास परिवार था। तो उस दौरान माता पिता का संघर्ष होता है, और उस संघर्ष में यदि आप नौकरी कर लेते हो तो एक अचीवमेंट हो गया। और उस अचीवमेंट के दौरान कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि अपना बच्चा जो नौकरी कर रहा नौकरी छोड़ दे या फिर नौकरी से उसको निकाल दे। तो परिवार तो कभी सपोर्ट करता नहीं इन चीजों में, वो तो उल्टा डांटता ही है कि तुम ये गलत क्यों काम कर कर रहे रहे हो? हो, बंद करो। समाज समाज क्या होता है असल में, क्या है, हमारे लोग समाज के जो काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी नेताओं की श्रेणी में गणित है। हाँ, उनका परसेप्शन गलत है, उनके उनकी सोच गलत है। देखने के जो सोच है, या बोल सकते हो एंगल है, उनका नजरिया है, वो ठीक नहीं है। उनके मन में जैसा डाल दिया जाता है वो वैसा समझने लग जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नेता नहीं होता है। किसी पार्टी का नहीं होता। हाँ, वो किसी का नहीं होता, वो सभी के बीच में कभी भी उठ बैठ सकता है, सबके सुख दुख में भी बैठता है, सामाजिक काम भी करता है। जहां उसको जितना समय मिलता है उतना करता है, और वो करना चाहिए, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व है। लेकिन जब सामाजिक कार्यकर्ता किसी पार्टी विशेष का दलाल बन जाए, या उसका एजेंट बनकर काम करने लग जाए, झंडे गमछे उठाने लग जाए, या किसी पार्टी विशेष के नेता को प्रमोट करने लग जाए, उसके आगे पीछे घूमे, तो वहां से उसकी सामाजिकता खत्म हो जाती है। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो व्यक्ति, पार्टी, जाति, धर्म विशेष के लिए काम ना करे, नहीं करेगा। वो सर्व समाज, सर्व समाज, सर्व जाति, हाँ, सर्व धर्म। सर्व जाति सर्व धर्म, किसी धार्मिक धर्म के खिलाफ आपको टीका टिप्पणी भी नहीं करना है। आपको किसी जाति धर्म के खिलाफ तो नहीं करना, किसी व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं करना। हाँ, किसी ने गलत किया, सामाजिक स्तर पर गलत कर दिया, तो आप बोल सकते हो भाई, किसी जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, किसी ने काम नहीं किया, वहां पर आवाज उठा। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के दायित्व होते हैं जिसको हमें निभाना चाहिए। आप आपने अपने जीवन का पहला सामाजिक कदम कदम कब और कैसे उठाएगा? सामाजिक कदम तो मैंने आपको बता ही दिया, स्कूल टाइम से हम लोग चालू नहीं किए थे। लेकिन जब जयस अस्तित्व में आया, देश की बात करते तो 2012 में मैं इंदौर था। तब नया नया फेसबुक 2010 के लगभग आ फेसबुक गया का था। प्रचलन तो बहुत चल रहा था। फेसबुक चल रहा था, नया नया ट्रेंड, हमारी भी आईडी थी 2010-11 से बन गई थी। तो हम लोगों ने एक पहली बार भिलाला और आदिवासी समाज के नाम पर ये पेज देखा था, और उस पेज को लाइक करके हम लोग जुड़े। और आदिवासी समाज का जो पेज था उसके एडमिन हीरा अलावा जी थे। तो हमारा कभी आमना सामना तो उनकी हुआ नहीं था, विचारधारा है ये सब। तो मिले तो कभी नहीं थे। लेकिन वहां से कहीं ना कहीं एक पेज मिला
और पेज से धीरे धीरे हम लोग जुड़ते गए, कनेक्शन हो गया। कनेक्ट हुए। हम्म। फिर इन्होंने बैठक रखी, मैसेज भी आया फेसबुक पे। हम लोग किसी कारणवश नहीं जा पाए थे, लेकिन शुरुआत वहां से हो चुकी थी कि यार समाज के प्रति हम लोग कभी ना कभी इकट्ठा आगे होंगे आना और है। समाज को आगे बढ़ाएंगे। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अब पटवारी बना, फील्ड में गया, हम्म। तो हम लोग देखते हैं फील्ड में कैसे शोषण होता है। अब पटवारी आप भी देखते हो, आए दिन ट्रेप होता है, देखता हूँ रिश्वत मैं। लेता है ना। तो वैसे पटवारी भी रिश्वत लेता है, वैसे जितने भी जमीनी अमले होते हैं, जमीनी अमले सरकारी तंत्र के, वो सब शोषण करते हैं, सब सोशल जमकर करते हैं, जमकर है ना। हो रहा जमकर है। करते हैं और ऊपर से शासन देता है पैसा। जो शासन की जन कल्याणकारी योजना है, वो करोड़ों अरबों रुपया आता है, शायद ट्राइबल सब प्लान के नाम पर पैसा जब ट्राइबल क्षेत्र में आता है, तो वो पैसा कागजों में खत्म हो जाता है, जमीन पर नहीं जाता है। तो ये सारी चीजें हमने जमीन पर देखी। तो हमारा जो मूवमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसमें जब मैं जमीन में काम करता था, तो हम लोग को तो रियलिटी देखने को मिल रही थी ना। बाहर की पहले बातें सुनते थे, लेकिन जब हम जमीन पर गए तो हमको पता चला कि वास्तव में ऐसा होता है। तो वहां से हमको रियलाइज हुआ और हम लोगों ने धीरे धीरे इस संगठन को बढ़ाया, आगे बढ़ाया, लोगों को वैचारिक रूप से जोड़ते गए। क्योंकि स्टार्टिंग में जयस में ऐसा था कि कर्मचारी नहीं थे, हमारे जैसे कुछ ही लोग थे, तो फंडिंग तो कोई करता नहीं था। तो हमने हमारा पैसा लगाया, जहां भी आंदोलन होते थे, कार्यक्रम होते थे, तो हम लोग अपना पैसा लगाते थे, गाड़ी करते थे। कोई चंदा भी नहीं देता था उस समय। और उस समय हीरा अलावा जी हीरा लावा जी पोस्टिंग थी। दिल्ली थे उस समय, तो उनका तो एम्स में उधर ही था। कैसे मैनेज कर उधर टाइम कैसे दे नहीं, पाए? वो देखो, हीरा लावा जी की तो सिर्फ पोस्ट आती थी, ग्रुप में सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए थे। यहाँ पर सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर काम किया। वो एक लीडर के रूप में थे, कोई हैंडल कर रहा है ऊपर से, ऐसा लगता था कि ऊपर से कोई है अपना जो हैंडल कर रहा है। लेकिन बीच में जैसे अभी विक्रम जी अछालिया है, महेन भाई, महेन कन्नौज का उस समय उनका काफी अच्छा संघर्ष देखने को मिलता था, जहाँ वो हर जगह दिखते थे, मिलते थे। तो वहां से क्या है, जैसे उनका एक जोशीला भाषण होता था कार्यक्रम में, बतौर कर्मचारी हम लोग शामिल होते, तो हम लोग बतौर कर्मचारी शामिल होते थे, तो हम लोग मंच पे नहीं जाते थे, हम लोग पीछे रहते थे। चूंकि हम लोग भीड़ लेके जाते थे, तो हम लोग पीछे खड़े रहते थे, लड़कों को आगे बढ़ाते थे। लेकिन उस समय महेन भाई जैसे बोलते थे, तो लोगों में एक जोश आता था, जुनून आता था, लड़के जुड़ते थे। फिर देश में सारे लड़के ही स्टूडेंट ही है, हाँ, पढ़े लिखे युवाओं की एक फौज है। अभी मैंने जितने भी रैलियां देखी जेएस की, उसमें पूरा जैसे पहले कई सभाएं होती है ना कांग्रेस बीजेपी की पार्टियों के, उसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बूढ़े जो भी जाते हैं, पर इसमें नहीं देखा मैंने। देखो, जयस के पास जितने युवा है, किसी पार्टी के पास और अन्य किसी संगठन के पास नहीं है। और सारे पढ़े लिखे युवा, सारे पढ़े लिखे, तर्क करने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले, सभी प्रकार से परिपक्व लड़के हैं। बस ये है कि कुछ समय में जिस प्रकार से जाति धर्म पार्टियों में कट्टरता आती है, उस प्रकार से हमारे समाज में भी बीच में अभी ये संगठन को लेकर कट्टरता आ गई और कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता हुई है। इस वजह से कुछ बिखराव जरूर देखने को मिलता, वरना जयस से बड़ा और ताकतवर संगठन आज तक इस देश में आदिवासियों का नहीं बना है। ये स्टेटमेंट पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे मामा श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी अपने एक कार्यक्रम में कहा था कि जयस एक पढ़े लिखे युवाओं की फौज है। उनके भी ये शब्द थे और उन्होंने माना इस चीज को कि लड़के काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए वो सुनते भी थे। बहुत सारे मुद्दों पे सुना उन्होंने, ऐसा नहीं कि देखो यार, जब युवा आंदोलन करता है तो उसका नुकसान सीधे सत्ता को होता है, सरकार को होता है। और सवाल किससे करेंगे? सरकार से ही करेंगे, जो सत्ता में होगा, चाहे वो कांग्रेस होगी, भाजपा होगी, आप होगी, बाप होगी, जो भी, तो उसी से सवाल करना है। अब तत्कालीन समय में मामा जी थे, काफी लोकप्रिय है, काम भी उनका बहुत अच्छा रहा, कार्यकाल अच्छे रहे। तो उस दौरान बहुत सारे सवाल निकले, तो सवालों को लेकर, मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन कर देते, कई बार लाठियां भी खाई युवाओं ने। तो सवाल तो सत्ता से ही करने थे, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ चीजें एक्सेप्ट की उन्होंने, और उन्होंने बोला भी कि यार नहीं, जयस बहुत अच्छा संगठन है, युवाओं को संगठन अच्छा काम भी कर रहा है। और यही मानकर तो उन्होंने 9 अगस्त पे छुट्टी घोषित की थी। शुरुआत जयस ने की है। भले कहने को आदिवासियों के हजारों संगठन हो, लेकिन मध्य प्रदेश या आसपास के राज्यों में क्रांति लाने वाला तो जयस ही। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ जोड़ के हर कार्यक्रम को गति देने वाला आदिवासी समाज का युवा ही है, और वो जयस के माध्यम से हुआ है। तो उस समय 9 अगस्त को पहले कोई जानता ही नहीं था। जयस ने जो शुरुआत की, सारे संगठन साथ में हो लिए। और उस दौरान तत्कालीन सीएम साहब को भी, शिवराज सिंह जी चौहान को भी मजबूर होना पड़ा और उन्होंने 9 अगस्त की छुट्टी घोषित की।
खुद भी कार्यक्रम अटेंड किए, धार में तक आए, उन्होंने कार्यक्रम अटेंड किए। तो ये बदलाव हुआ है, स्वीकार किया उन्होंने। वो बाकी परिस्थितियां क्या हुआ वो वही जाने, उनकी जो भी गाइडलाइन रही ऊपर से दिशा निर्देश रहे, लेकिन एक्सेप्ट तो सबने किया जयस को। फिर बाद में तो क्या, अब ये सत्ता में आने के लिए संघर्ष होता है, तो पार्टियों के बीच में ये सारी चीजें होती रहती, तो उस दौरान उनको लगा होगा तो छुट्टी वापस ले ली। आप मामा से पहले मिले कभी? नहीं, मामा मिले तो क्या बात हुई? मामा से देखो मेरी कोई व्यक्तिगत मुलाकात अभी तक नहीं हुई है, बस बिरसा फोन पे है या? बिरसा मुंडा क्रिकेट लीग जो हुई थी, इंदौर में। हाँ इंदौर में, निशान खरे जी के हम्म। नेतृत्व में जो होता है उनके संरक्षक, और वो शुरुआत के एक बड़ा मंच है आदिवासी युवाओं के लिए, इंदौर जैसे संभाग में खेलने को मिलता है। तो वहां पर चूंकि मेरी टीम, मैं बचपन से क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन रहा हूँ, मेरी खुद की टीम गांव की भी रही है और यहाँ पर भी हम लोग चलाते ही हैं। तो उसको लेके पहली बार मुझे मंच मिला, चूंकि हम आसपास तो सब जगह जाते ही, 2-4 जिलों में, तो इंदौर मिला तो इंदौर भी गए। तो इंदौर में हम लोग चूंकि सेमीफाइनल, उससे पहले सीजन में हम लोग हार गए थे सेमीफाइनल, तो उन्होंने सारी टीमों को बुलाया, जितनी भी पार्टिसिपेट किया, तो 32 टीमों को सबको बुलाया था हमने, नीतीश अलावा को अकेले को नहीं बुलाया था, सभी को बुलाया। हाँ सभी कप्तान को बुलाया, वाइस कैप्टन को आप बुलाया। कप्तान थे? हाँ मैं कैप्टन ही हूँ ना। तो हम लोग गए और वहां पर मैं गया, चूंकि समाज में मैंने मैसेज भी डाला था कि भाई मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नीतीश अलावा शिवराज सिंह जी से मिलने जा रहे हैं। फिर भी मैंने पोस्ट भी डाली, हमारी जो जय समन्वय समिति थी उसमें भी मैंने ताकि भ्रम दूर हो जाए। हाँ, तो हम लोग गए और वहां पे मैंने एक बढ़िया ज्ञापन भी बना के दिया था, उसमें बैकलॉग पदों की भर्ती का था, मेडिकल कॉलेज अलीराजपुर की मांग थी, है ना, और छीतू की राग जिनकी अभी मूर्ति स्थापित होने जा रही 15 नवंबर, तो उनके नाम पर जिला अस्पताल का नामकरण करने के लिए मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने जिला अस्पताल की बजाय जोबट अस्पताल का नामकरण जरूर किया। मतलब हमारी मांगे तो मांगे, फिर कुछ बिंदुवार हमने दिए थे, 5-7 पॉइंट थे, तो 3-4 पॉइंट पे उन्होंने काम भी किया उस समय। मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन धार जाबवा की वजह, ये जाबवा अलीराजपुर की वजह वो धार चले गए। तो ऐसा कुछ कुछ चीजें हुई है, हमको नहीं मिला, लेकिन सार्वजनिक सामाजिक रूप से गए थे हम लोग, हमारे कोई व्यक्तिगत उसमें हित नहीं था। और उसके बाद में जब भी शिवराज सिंह जी से मुलाकात हुई तो वो ज्ञापन के दौरान हुई थी। जैसे इधर छकतला में 1-2 कार्यक्रम हुए थे उनके पहले, 2015-17 के लगभग, तो उस दौरान हम लोगों ने, हमारा जो संगठन है जयस, उसके नेतृत्व हम लोगों ने ज्ञापन दिए, मामा जी को दिए। उसके बाद में 23 के चुनाव के पहले भी यहाँ पर जब आए थे वो आचार संहिता के पहले, तो भी हम लोगों ने खेल परिसर ग्राउंड में उनको गाड़ी रोक के ज्ञापन दिया। तो ज्ञापन तो हम लोग देते आए हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत ऐसी मुलाकात नहीं हुई अभी तक जिसमें अपन फेस टू फेस बात कर सके, सामाजिक मुद्दों पे बात कर सके। हाँ, कमलनाथ जी से जरूर हुई थी, जब वो पहली बार अभी सीएम बने थे 2018 में, जब उनकी सरकार बनी थी, तो एक जयस का पूरा डेलीगेशन टीम गई थी, उसमें हम लोग गए थे और उसमें मैं वही ज्ञापन लेके गया। क्या बात कही थी? हाँ, तो ज्ञापन उनसे तो फेस टू फेस अच्छी चर्चा हुई थी, कम से कम 15-20 मिनट उन्होंने समय दिया था। तो उसमें हमारे जो जयस के संस्थापक सदस्य थे वो सभी थे और अच्छी बात रखी, उनको हमने मुद्दे बताए कि आप समाज में इन चीजों को बढ़ाओ, बेरोजगारी के लिए ये काम करो, ये कदम उठाए जाना चाहिए, बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए आप लोग प्रयास कीजिए, और 9 अगस्त के तो विशेष था ही कि आप शासकीय अवकाश घोषित करो, बिरसा मुंडा जयंती के लिए था, इस प्रकार के कई मांगे थी। तो ठीक है, चर्चा हुई, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने फॉलोअप नहीं लिया इस चीज को। एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जिनके सामने हमने फेस टू फेस जाकर बात रखी थी, मांगे रखी थी। बाकी शिवराज सिंह जी चौहान से तो ज्ञापन के दौरान ही मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी संज्ञान में लिया, कमलनाथ जी ने नहीं लिया। तो जैसा आपके परिवार और दोस्तों में ऐसा रहता है कि भैया काम कर रहे हैं तो हम भी इनका सपोर्ट करें, कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए क्या है, मैं इस चीज को बोल सकता हूँ 50-50। परिवार की बात की जाए तो कोई भी घर के सदस्य ये नहीं चाहते कि यार घर परिवार डिस्टर्ब है ना, क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल अलग था, मैं IIPS जैसी जगह से पढ़ के निकला हूँ, तो आप समझ सकते हो कि यार मुझे किस तरह से रहना चाहिए। जब भी आज भी 10-15 साल पुरानी फोटो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरा लाइफ स्टाइल अलग भी था और आज तक मेरे पास बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन क्या है कि फिर मैंने जब बाबा साहब को पढ़ा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष को पढ़ा, तब मुझे महसूस हुआ कि वो व्यक्ति कैसे अपने 2-2, 3-3 बच्चे मर जाते हैं, कफन के पैसे नहीं होते तो भी वो समाज के लिए लड़ता रहता है। सबसे ज्यादा उनकी ये बात मुझे बहुत मतलब घर कर गई, अट्रैक्ट कर दिया आपको, अट्रैक्ट करती है, और मैं उस चीज के बाहर नहीं जा पाता हूँ। तो मैं इस चीज को फिर एक्सेप्ट करके अंदर मैंने बिठा लिया कि उतना तो नहीं, कुछ तो करेंगे, कुछ तो है ना।
उनके जो विचारधारा पे चलेंगे। विचारों पे चलेंगे। फिर बिरसा मुंडा को पढ़ते हैं तो यार एक साधारण सा युवक है, गरीब आदिवासी परिवार में जन्म लेता है और संघर्ष करते करते शहीद होता है और एक आम व्यक्ति से भगवान बन जाता है। इतनी बड़ी कहानी बिरसा मुंडा की 25 साल में, 25 साल की उम्र में, छोटी उम्र तो में कितनी बड़ी उपलब्धि है। और उनके पास ना मोबाइल थे, ना गाड़ी घोड़े थे, खाने के भी पेट भर के साधन नहीं थे उनके पास। नहीं था। बावजूद उन्होंने अंग्रेजों से, ब्रिटिश हुकूमतों से, सूदखोरों से लड़ते 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 समाज को इतना जागृत कर दिया कि आज देखो पूरे देश में वो भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको धीरे धीरे प्रेरणा देते गई, क्योंकि जयस जब शुरुआत हुआ और फिर हमने 9 अगस्त के कार्यक्रम चालू किए, 15 नवंबर की जयंतियां मनाना, मतलब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाना चालू की गई। तो अब हम चूंकि लीडर थे समाज के, तो लीड करना तो आपको मंच पे जाना है, और मंच पे यदि आपको कुछ बताना है तो ऑथेंटिक जानकारी देना, हवा फायर नहीं करना, फायर नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हमने फिर पढ़ना चालू किया, जिसकी भी जयंती आती है उनके बारे में पूरा पढ़ना चालू किया, किताबों का संग्रह किया, किसी की जानकारी नहीं है तो ढूंढी, ऐसे 3-3 4-4 किताबें पढ़ी हमने। और किताबें पढ़ने के बाद में एक सार संग्रह करके A4 साइज का, एक 3 साइज का एक पेम्पलेट जारी किया, जिसमें बिरसा मुंडा की जयंती लिखी हमने, मतलब जीवन संघर्ष लिखा। आज वो जीवन संघर्ष पूरे देश दुनिया में घूम रहा है, कहीं पर भी मिल जाएगा, किसी और के पास नहीं था। हमने उस संघर्ष करके उस संघर्ष को निकाला, पेम्पलेट के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया, मूर्तियां घुमाई, गांव गांव घर घर घुमाई, वहीं पर पेम्पलेट भी बांटे, लोगों ने पढ़ा। आज बिरसा मुंडा को सब लोग मान रहे, जान रहे। आज गूगल पे मिल जाएगा, विकिपीडिया पे मिल जाएगा, उनका इतिहास मिल जाएगा, टंट्या भील का मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें समाज के सभी लोगों ने, युवाओं ने मिलकर करी, लेकिन हम लोगों ने उसको पढ़ा, अच्छे से जाना, समझा। और जब आप दिल से पढ़ते हो किसी चीज को, तो वो दिमाग में घर कर जाती है, और उनके आदर्श कहीं ना कहीं विचार हमारे दिलों में आज भी है। तो उस आदर्श को जिंदा रखने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो कोशिश करते हैं क्या, ठीक है यार, कम संसाधनों में भी जीवन जिया जा सकता है, लेकिन समाज को कुछ तो देना है। तो इसीलिए हम लोग सतत काम करने की कोशिश करते रहते। तो हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बिरसा मुंडा है, टंट्या भील है, अभी आप छितू किराड़ की भी है, जीवन संघर्ष को 15 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, वो हमने ही मिलकर बनाया है। काफी अच्छा संकलन है, रोहित भाई परियार का काफी पुराना जो संकलन था वो इकट्ठा किया है, उसको ब्रीफ मैंने किया है। तो ऐसे करके हम लोगों ने सब जगह से डाटा इकट्ठा करके उनका जीवन संघर्ष लिखा है। तो वो अभी 15 नवंबर को सीएम साहब के माध्यम से ये जो मूर्ति स्थापना हो रही है, वहां से वो सार्वजनिक हो जाएगा। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार जो शौक रहते हैं ना अपने अपने, कुछ जवानी में करना चाहिए, तो वो चीज ऐसा नहीं लगा कि मेरे ये शौक छूट चुके हैं? कभी ऐसा हुआ है आपको? बिल्कुल, बहुत बार हुआ है, क्योंकि जिंदगी हमारी पहले बहुत सार्वजनिक चलती थी। एक बात बताऊं, मैं जब स्टार्टिंग में मैं नौकरी लगा, तो उस समय मैं ताड़ी भी नहीं पीता था। फील्ड में जाने के बाद ताड़ी चालू की, क्योंकि बैठना रहता था गांव के पटेलों के पास, ताड़ी वाला अपना नहीं है। तो उस समय फिर बाद में थोड़ा थोड़ा खाना पीना चालू हुआ, तो खाना पीना लमसम होता था, और पूरा ग्रुप था, चूंकि हम तो क्रिकेट भी खेलते हैं, और लड़कों का हमारा जो ग्रुप है क्रिकेट का ही नहीं, मतलब दोस्ती बहुत अच्छी खासी हमारी, हाँ गहरी, और बड़ा ग्रुप है हमारा। तो जब भी बैठते तो खाना पीना लमसम होता था। तो हमारे एक अलग ही शौक थे, घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टी करना, ये सारे शौक थे। गैजेट, यदि नया मोबाइल आया तो खरीदना की खरीदना है, गाड़ी का बहुत शौक, बाइक का शौक था, कार का शौक था, वो शौक सारे पूरे किए भी हमने। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, तो मेरे जब आंदोलन की मैं सोचता हूँ, तो मेरी एक प्रेरणा स्रोत मेधा ताई भी है, मेधा पाटकर। मैं उनको देखता हूँ कि बड़ी मुश्किल से 4-6 साड़ियां होगी उनके पास, लेकिन उनका संघर्ष देखो, सुना हमने। उनके पास आईफोन नहीं मिलेगा आपको, उनके पास पर्सनल गाड़ी नहीं मिलेगी उनकी, वो आज भी दूसरों पे आश्रित होकर कहीं भी गाड़ी घोड़े में जाके बैठते हैं। लेकिन काम देखो, उनका पूरा जीवन संघर्ष में निकल गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में। तो मुझे ऐसे लोगों को मैं जब देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार, खैर अपनी आवश्यकता है, वो उतना मतलब उस हिसाब से वो उनका जीवन यापन नहीं करते, लेकिन हम थोड़ा हाईटेक हो गए उनसे ज्यादा, नई पीढ़ी के हिसाब से। लेकिन जब उनको देखते तो हमको लगता है कि यार, हमको उनके जैसा रहना चाहिए। यदि आप सामाजिक कार्य करता हो, तो आपके पास गाड़ी घोड़े होना मुझे नहीं लगता है जरूरी है, आपके पास में महंगे गैजेट की भी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब मैं परिवार, घर परिवार और खुद की लाइफ सोचता हूँ, दूसरों से कंपेयर करता हूँ, तब सोचता हूँ कि यार, मैं तो सक्षम हूं इतना तो करना, फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ समाज की खातिर? मैं खुद की लाइफ क्यों खराब कर रहा हूँ?
तो तब मैं फिर खुद को थोड़ा सा वहां उस लेवल में लाता हूँ और थोड़ा सा लेवल बना लेता हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता का और अपने जीवन जो लाइफ स्टाइल है उसके बीच में थोड़ा सा लेवल बना के मैं अपनी लाइफ को जी लेता हूँ। जरूरी भी है। हाँ, जरूर तो उसमें मैं संतुष्ट भी हूँ। आज के युवाओं को समाज सेवा से कैसे जुड़ना चाहिए और क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि जीवन में अनुशासन आप सीखें। युवाओं के आइडियल हो। अनुशासन सीखना चाहिए। अनुशासन नहीं अनुशासन में होगा क्या चीज जिंदगी है? में तो व्यक्ति कितना भी अच्छा काम कर रहा होगा वो बिखर जाएगा। जयेश को आपने देखा अनुशासन क्यों के बिखर रहा अलावा है, जी ऐसा क्यों है। बिखर रहा है? अनुशासनहीनता। कोई कुछ भी लिख रहा है फेसबुक पे, जानकारी नहीं ऑथेंटिक, तो भी लिख रहा है। कुछ मैं भी लेटेस्ट लिख रहा है। उदाहरण देख रहा हूँ, कुत्ता कांड, खरगोन वाला। ठीक है, सेटलमेंट हुआ नहीं, उससे पहले लोगों ने लिख दिया कि सेटलमेंट हो गया, ऐसा लिख दिया। फिर सेटलमेंट हुआ एक हफ्ते बाद में, उसने विड्रॉ किया, हाईकोर्ट जाके आवेदन दिया, जो आरक्षित था राहुल चौहान। ठीक है, उसके पहले लड़कों ने तमाम भर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भर दिया कि यार समझौता हो गया, डील हो गई, फलाना आदमी है, ढिमका आदमी, आज तक नाम आया किसी का? तो ये अनुशासनहीनता है। अब दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे आपने लिख दिया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने पढ़ा? 18 करोड़। मैसेज क्या गया कि जयस आंदोलन करता है, चिल्लाता है ना, आंदोलन करता है, दबाव बनाता है, डील करता है, सेटिंग करता है, आंदोलन खत्म। गलत प्रभाव गया। प्रभाव गया और निराकरण कुछ नहीं हुआ। समझौता किसी और ने किया, जो पीड़ित था उसने खुद ने समझौता किया। हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें 90% आंदोलन में जो पीड़ित होता है वो समझौते करता है। हमने सबसे पहले 2015 में आंदोलन किया था, पूरे मध्य प्रदेश का पहला आंदोलन था हमारे अलीराजपुर में। केरू किराड़ को अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने मारा था चुनाव के दौरान। एक ऑपरेटर था केरू किराड़, अभी भी है, उसको मारा था चुनाव के दौरान। तो वो बात हम तक आई, हम लोग गए, मैं तब पटवारी था, तो भी हम लोगों ने प्लानिंग की, आंदोलन किया, नगर बंद कराया, 15 दिन का टाइम दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ तो नगर बंद करके हमने एक बड़ा आंदोलन किया था। उसमें मयन भाई कन्नौज, महेश बाबर जैसे लोग भी आए थे उसमें। तो हम लोगों ने उस समय आंदोलन किया था और उसका नतीजा पहली बार मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर की खबर होनी चाहिए थी वो, कि अपर कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ के ऊपर एफआईआर हुई थी एट्रोसिटीज एक्ट में, और ये पहला मामला था एट्रोसिटीज में। तो हम तो इससे पहले जानते भी नहीं थे एट्रोसिटीज क्या होती। आज बड़ी मुश्किल से 10 साल हुआ एट्रोसिटीज जानते जानते, लोगों को अभी भी अच्छे से पता नहीं, उससे पहले वो कमजोर हो गया। तो हम लोग यदि कोई आंदोलन करने के बाद में रिजल्ट तक नहीं पहुंचते, और उस आंदोलन को हमने सफल बनाया, और केरू किराड़ ने पर्दे के पीछे जाके सेटिंग कर ली, सेटल कर लिया मामला, हमको नहीं पूछा। वैसे कैसे राहुल चौहान ने भी किया खरगोन में। तो 90% समझौते पीड़ित व्यक्ति करता है, जयेश नहीं करता है। और जयेश के एक दो लोग हो सकते हैं जो पर्दे के पीछे उनको प्रमोट करते हुए लेके जाते होंगे, लेकिन उनके नाम आज तक सार्वजनिक नहीं हुए। लेकिन सार्वजनिक लिखता कौन है? जयेश का ही कार्यकर्ता लिखता है। तो इसका मतलब वो अनुशासनहीनता हुई, और अनुशासनहीनता की वजह से उस संगठन को बहुत बदनामी हुई, बदनामी मिली। और बदनामी ही नहीं मिली, लोग टूटे हैं, भरोसा उठा है। तो ये चीजें हमको बहुत तकलीफ देती है, और हम चाहते हैं कि लड़के अनुशासन में रहे। मैं बीच बीच में लिखता भी हूँ, हमारी जितनी भी समन्वय समिति की बैठक हुई मैं अक्सर बताता हूँ और लड़कों को समझाता भी हूँ। लेकिन कुछ लड़के मानते, कुछ लोग नहीं मानते। 2 दिन तक समझते, चौथे दिन गलतियां कर देते हैं, और ज्यादातर पदाधिकारी गलती करता है, दूसरा और नहीं करता है। अभी चूहा कांड हुआ था इंदौर हॉस्पिटल में, उसका कैसे क्या सीन रहा था, आपको संज्ञान में है? देखो, चूहा कांड के बारे में मैं जहां तक जानता हूँ, एक दंपत्ति है धार जिले की, सरदारपुर के आसपास की, तो उनका बच्चा गंभीर रूप से बीमार था। और जब उन्होंने आसपास के सारे अस्पताल दिखा दिए और बच्चा ठीक नहीं हुआ, तो किसी ने उनको बोला होगा कि यार एक बार एमवाई ले जाओ, हो सकता है कभी ठीक हो जाए, वो बड़ा अस्पताल है। तो शायद वहां पर ले जाकर उन्होंने बच्चे को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि यार मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करेंगे। बच्चे को आईसीयू में रखा, शायद आईसीयू में रखा, वहां पर रखा। और मेरी जो जानकारी है, बच्चे को रखने के बाद में माँ बाप घर आ गए, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि बच्चा जिंदा रहेगा। परिजन की भी लापरवाही हो गई। हाँ, तो बच्चे को रख के माँ बाप आ गए। अब बच्चे की डेथ हो गई, तो परिजन नहीं होंगे तो डॉक्टर किसको बताएगा, है ना? हो सकता है उन्होंने प्रयास किया हो या नहीं भी किया हो, ये पता नहीं अपने को। तो बॉडी को उन्होंने शिफ्ट कर दी, रख दिया, क्योंकि उसके जगह दूसरे बच्चे को भी रखना था, होगा ना, एडमिट किया हुआ। तो बॉडी को उन्होंने साइड में रख दिया। अब साइड में रख दिया तो उनको क्या पता यहाँ चूहे भी घूम रहे, कतर देंगे।
तो चूहे ने उंगलियां कतरी 2-3, जिसकी फोटो हमने देखी 2-4 उंगलियां तो मृत बॉडी हाँ मृत बॉडी, मेरे जो नॉलेज में वही है ना, कि बॉडी थी और उस पे डेड हो चुकी थी। हाँ डेथ हो चुकी थी, साइड में रखी थी, वहां पर चूहे ने कतर दिया। अब चूहे ने कतर दिया, बॉडी पड़ी रही, लापरवाही वहां के विभाग की तो है ना, वो तो है, दिख ही रही, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, डॉक्टर नर्स जिनकी भी ड्यूटी है सबकी लापरवाही दिख रही, वो उसमें जो भी शामिल उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो सख्त सख्त कोई सजा होती है तो वो भी करना चाहिए, लेकिन लापरवाही हुई है, और लापरवाही हुई उसके बाद में ये लापरवाही बहुत लेट उजागर हुई। अब लेट उजागर हुई तो हमारे कुछ साथियों ने आंदोलन किया, है ना, आंदोलन किया, आंदोलन करने के पहले कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब ने 5-5 लाख रुपए दे दिए, पहले दिए ना, परिजनों को दिए, परिजनों को ना, हाँ बिल्कुल 5-5 लाख रुपए दिए, मुआवजे के तौर पर दिए कि हमसे भी गलती हुई और ये मामला हो गया है, आप ये 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता है, दे दिए। 5-5 लाख रुपए चले गए, 4-5 लाख रुपए दोनों परिवार चले गए, परिजन जाने के बाद में फिर आंदोलन हुआ। तो ये आंदोलन का उद्देश्य देखो यार, हमको तो समझ से परे है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल भी उठे कि डीन की क्या भूमिका है। अब डीन क्या होता है मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ ये पहला ऐसा डीन है जो एससी समाज का है और हिंदू जैसी जगह पर बैठा हुआ है। यदि वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले भी हमारे कुछ लोगों ने इंदौर में जो रहते हैं उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन करने की कोशिश की थी और उस समय कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला था। तो ये उस समय ये आरोप लगे थे कि व्यक्ति विशेष के लिए ये सारी चीजें हो रही है। तो आंदोलन करना अच्छी बात है, न्याय के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, तो शुरुआती लोग हैं हम लोग, तो शुरुआत आंदोलन करना ही हम लोगों ने भी सीखा ने सिखाया भी हुआ, कई लोगों ने हमसे सीखा है और हमने आंदोलन किया है, जी जान लगा कर किया है, सब कुछ तन मन धन समय सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी किया है और आज भी लगे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप एक अस्पताल मैनेजमेंट की नजर से देखते हो या अस्पताल के डॉक्टर के हिसाब से देखते हो, तो कोई भी डॉक्टर किसी व्यक्ति को मारने के लिए नहीं इलाज करता है। डॉक्टर ये मेरा ऐसा मानना है, भगवान का दर्जा दिया गया हाँ है। भगवान का दर्जा प्राप्त है। मैं खुद लैब टेक्नीशियन रह चुका हूँ, मेरे पास डीएमएलटी का कोर्सेज किया है मैंने और मैंने काम भी किया है जी। तो मैं इतना तो समझता हूँ कि कोई भी डॉक्टर जानबूझ के नहीं मारेगा। हाँ ऑर्गन तस्करी कर रहा हो, बड़े बड़े सीटीओ के अस्पतालों में होता है, वो चीज हो सकती है, वो अपने को संज्ञान में नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई भी डॉक्टर पहले तो प्रयास करता बचाने का। अभी हम लोग भी जिला अस्पताल में आए दिन नलराजपुर में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, डेथ होती है, 1-2 डेथ हो ही जाती है, एक्सीडेंट के दौरान होती है, लापरवाही के दौरान हम भी जाते हैं, कभी कभार चिल्ला देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उस डॉक्टर के पीछे पड़ जाए। यदि हम डॉक्टर के पीछे पड़ जाए तो यहाँ कौन आएगा, तो कौन रहेगा? पहले ही हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है। वो तो। यदि हम लोग डराने लग गए, छोटी छोटी बातों में जाकर चमकाने लग गए, झापड़ मारने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, तो कौन रहना पसंद करेगा? स्टाफ के अभाव में पहले ही बड़ी मुश्किल से अस्पताल संचालित हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम लोग यदि जरूरत से ज्यादा दबाव बनाएंगे तो निश्चित ही वो अस्पताल की स्थिति ढांचरा बिगड़ जाएगा और हमारे ही लोगों को तकलीफ होगी, समस्या अपनी होगी। तो मैं तो ये कोशिश करता हूं कि समन्वय बने, संबंधित यदि जिम्मेदार डॉक्टर की लापरवाही हुई उसको हटाया जाए, दूसरी जगह भेजा जाए, लेकिन वहां पर ऐसा माहौल मत बनाओ कि उसकी वजह से कोई डॉक्टर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए और बोल दे कि यार ये पीले गमछे वालों का इलाज मत करना, ये आए तो रेफर कर देना, नहीं तो ये हल्ला करेंगे, लफड़े करेंगे, झगड़े करेंगे। तो ऐसी स्थिति में तो हमारे लोग परेशान हो जाएंगे का नुकसान अपना इसमें। तो हर चीज का, जैसे विज्ञान के चमत्कार पढ़ते हैं हम लोग, विज्ञान के लाभ भी है, हानि भी है, तो हर चीज की लाभ हानि होती। तो यहाँ पर भी आप आंदोलन करते हो, सकारात्मक करते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। यदि कहीं रबड़ को आप ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगी। तो आंदोलन की भी एक सीमा तय होनी चाहिए और अनुशासित होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि यहाँ तक ठीक है, सुधार हो जाएगा, वहां से आप लोग प्रशासन को अल्टीमेटम या फिर वार्निंग देके छोड़ दो, लिखित में ले लो कि यार भैया देखो अगली बार से ऐसी गलती नहीं होना। उससे क्या रहेगा कि वो भी अपनी गलतियां भी सुधार करेंगे और वो अच्छा करने का प्रयास करेंगे और आपकी भी जो छवि है उनकी नजरों में अच्छी हो जाएगी कि यार चलो जय जैसे पढ़े लिखे युवा है, अधिकारी कर्मचारी जुड़ा हुआ है तो अच्छा काम करते हैं, संवैधानिक बात करते हैं और संवैधानिक दायरे में रहकर काम भी करते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि अनुशासन में रहे, पॉजिटिव काम करें, दलगत राजनीति से ऊपर किसी की भक्ति ना करें कि यार नीतीश अलावा ही सही है, ये भी सही नहीं, नीतीश अलावा भी कहीं ना कहीं गलत होगा। तो कभी ऐसा नहीं हो कि आप मेरे भक्त बन जाओ। मैं तो ये कहता हूँ किसी के भक्त मत बनो,
उसको जांचो परखो, सही लगे वहां खड़े रहो, अच्छे विचार गलत रहेगे सबसे लो। पीछे हट जाओ। तो आपने जो सवाल किया उसमें ये सारी चीजें हैं कि कोई 100% सपोर्ट भी नहीं करता है, चाहे दोस्त हो परिवार हो, तो सामाजिक कार्यकर्ता सब दूर से दिखते हैं, साथ में कम ही लोग होते हैं। अभी उन्होंने स्वास्थ्य पे बात करी है, अलावा जी ये देख रहे हैं कि अलीराजपुर झाबुआ में बड़े बड़े सिविल हॉस्पिटल हैं और यहाँ के बहुत सारे अपने गरीब लोग भी हैं, उनको कुछ चीज़ ऐसी रहती है कि यहाँ पे इलाज नहीं होगा, देखने या जांचने से पहले बोल दिया जाता है कि आपको दाहोद रेफर करना पड़ेगा। तो वो सिस्टम आपको कैसा है, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए या ये चीजें? रेफर सिस्टम में देखो क्या है, अलीराजपुर सिविल अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, व्यवस्था भी ठीक ठाक है। आज से यदि 5 साल पहले की बात करोगे तो आपको सोनोग्राफी मशीनें नहीं मिलती बेटर थी, मिलेगा, है ना। मतलब 10 साल 15 साल मतलब अपडेट तो हुआ है, अपडेट धीरे 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 अपडेट हो रहा है, अभी भी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया भी कि स्टाफ की कमी है, जो स्पेशलिस्ट है उनकी कमी है, संसाधन भी आ जाते हैं तो उसको चलाने वाला ऑपरेटर नहीं मिलता है, तो फिर उस मशीन का क्या करेंगे। तो यहां पर सरकार को यह काम करना चाहिए कि सबसे पहले तो संसाधन उपलब्ध कराए, और संसाधनों के साथ साथ में जो स्पेशलिस्ट है उसको ऑपरेट करने वाला, संचालित करने वाला, उसको भी तत्काल अपॉइंट करे और उसका विभाग बनाए, विभाग प्रमुख को भी वो दायित्व दे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करे और उचित तरीके से प्रॉपर इलाज करे, तो रेफर की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे क्या होता है कि इमरजेंसी में कोई केस जाता है, डॉक्टर पहले प्रयास करता है, फिर माहौल देखता है, परिजन हंगामा तो नहीं करने वाला है, बचा सकता हूँ कि नहीं बचा सकता हूँ, डॉक्टर में रहती है बिल्कुल दिमाग में घर कर गई, तो उस चक्कर में भी वो आधा तो बचने के लिए रेफर कर देता है, क्रिटिकल कंडीशन देख के वो एफर्ट नहीं लगाता, अपना बेस्ट नहीं देता है डर के मारे, क्योंकि बेस्ट देने के चक्कर में यदि किसी की डेथ हो गई तो वो पूरा हंगामा हो सकता है, दावत में नहीं हो सकता। हाँ, दावत में नहीं हो सकता, रास्ते में डेथ हो गई तो नहीं होगी, बड़ौदा में नहीं कर सकता, तो डर की वजह से भी रेफर करता है। ये एक बड़ा कारण है, स्टाफ तो है, संसाधन तो है, लेकिन उसके बाद भी रेफर का यदि तीसरा कारण है तो हमारा जो माहौल अस्पताल का वो हम पॉजिटिव नहीं दे पा रहे, और इसलिए मैं बीच में 2-3 बार बोल भी चुका हूँ, जिला अस्पताल के जो प्रबंधक है, मैनेजमेंट, उनको बोला भी था, पिछले कलेक्टर साहब को भी बोला था मैंने कि सर एक बैठक बुलवाई जाए जिसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, डॉक्टर स्टाफ रहे और जो जागरूक लोग हैं सब बैठे और एक पॉजिटिव माहौल तैयार करें जिला अस्पताल के लिए। आप सिर्फ रेफर करने वाले केस को ही रेफर करो, सबको नहीं करना है, सबको नहीं करना। आपके खिलाफ कोई गलत एक्शन नहीं लेगा, आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे, हंगामा नहीं होगा, बस शर्त यह है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करें। उसमें जैसे अभी बंगाली डॉक्टर का जो हुआ था झोला छाप वाला, उसका प्रभाव कितना रहा? बहुत अच्छा प्रभाव रहा। बंगाली डॉक्टरों के खिलाफ जो हमने कैंपेन चलाया था, अभियान चलाया था, उसमें ये मान के चलिए कि आप 4-6 महीने तक सारे क्लिनिक बंद ही थे, अभी भी इक्का दुक्का खुले होंगे, सभी नहीं खुले, 100% नहीं खुले। हम लोगों ने लगातार मॉनिटरिंग की, रोज हमारे पास किसी ना किसी का फोन आता था, फोटो आती थी, ये क्लिनिक खुला है, हम तत्काल संबंधित तहसीलदार, एसडीएम साहब, टीआई को फोन लगाते थे, मैसेज करते थे, नहीं तो कलेक्टर साहब से बात करते थे, और वहां पर हमने पूरी टीम भेज के कार्रवाई करवाई। इस प्रकार से हमने पूरे जिले में संचालित बंगाली जो अवैध झोला छाप क्लिनिक संचालित कर रहे थे उनको हमने बंद करवाया। अब बंद करवाने का उद्देश्य भी ये था कि विगत टाइम में आपने देखा होगा 2 महीने में ये 2 महीने में 2-1 डेथ हो गई थी इनकी लापरवाही से, और ये आज से तो आए नहीं, बरसों से काम चला रहे। तो हम लोग जहां पर जरूरतमंद क्षेत्रों में, जहां पर प्राइमरी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, वहां पर भी यदि इनके क्लिनिक संचालित हो, हम लोग उसके खिलाफ नहीं है, बंगाली के खिलाफ नहीं है, हम उन लोगों के खिलाफ है जो अवैध तरीके से क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। आपके पास डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास नॉलेज भी नहीं है, बाप झोला छाप डॉक्टर था, बेटा भी बिना डिग्री का डॉक्टरी कर रहा है, और आदिवासी समाज के लोग अज्ञानी होते हैं, कोई बोल देता कि उसके अच्छा इलाज होता है, तत्काल ठीक हो जाता, तो उसके यहाँ चल जाता है। अब वो कौन से इंजेक्शन लगा रहा है, कौन सा ओवरडोज दे रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लगाता है, लगा के घर चले जाता है, और उस दौरान उसके शरीर में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो बताता नहीं है। बहुत बार किसी का हाथ सड़ जाता है, साइड इफेक्ट तो बहुत है, हाथ सड़ गया, किसी का पैर सड़ गया, पैर काट दिए बहुत लोगों के, दवाइयां देते हैं ना, देते हैं, तो उसके कई साइड इफेक्ट हुए हैं। तो हम लोगों ने यही अपील की कि भैया आप डिग्री लो, सर्टिफिकेट लो और फिर प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं।
मध्य प्रदेश शासन से मान्यता लाके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करो, हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह आदिवासियों पे एक्सपेरिमेंट करोगे, इंजेक्शन लगाओगे, बोतल चढ़ाओगे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानवर नहीं है। और इसको संरक्षण भी यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी उनका ही रहता है। क्षेत्र में बीएमओ होता है, बीएमओ के ऊपर सीएमएचओ बैठे हैं जिले में, ये लोग कभी ध्यान नहीं देते। और बाकी जिले के जनप्रतिनिधि रहते तो अरे ठीक है चलने दो, अपना आदमी। वोट एक भी नहीं होता उनका यहाँ का, और होंगे भी तो दो होंगे, पति पत्नी एक आदि बच्चा। लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ की 93% पॉपुलेशन के वोटर को बाइकाट करके, नजरअंदाज करके उनका संरक्षण करते जिनका 1% वोट नहीं बना। 1%। तो यह जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए। अलावा जी, मैं यहाँ देखा कि अपने ग्रामीण लोगों के भी इसमें कुछ गलतियां रहती है, जैसे कि किसी डॉक्टर ने किसी का इलाज के दौरान किसी की मृत्यु हो गई, या फिर कुछ ऐसी यहाँ घटनाएं भी होती है किसी व्यक्ति साधन के द्वारा, तो उसके ऊपर माथे पड़ जाते हैं कि यार इसने करा तो पैसे लूटो, इनसे इतना पैसे लो। तो वो इसमें कितना बदलाव होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात भी बोली थी। अभी डॉक्टर दबाव में रहता है ना, तो ऐसी स्थिति में हंगामा होता है। हमारे लोगों में एक परंपरा चल पड़ी क्या है, अवेयरनेस आनी चाहिए? आदिवासी क्षेत्रों में एक परंपरा हो गई। जैसे आपने बोला भी कि कोई दुर्घटना हो जाती है तो झगड़ा तोड़ते हैं, है ना, और फिर डिमांड करते हैं समझौता के लिए। तो ये बहुत गलत परंपरा है। गाड़ी चलाता है कोई जानबूझ के नहीं मारता है, चलते चलते एक्सीडेंट होता है, मतलब दुर्घटनाएं जानबूझ के कोई नहीं करता है, भूल चूक में होती। ऐसी स्थिति में कोई तो गलत होता है, एक पक्ष हो सकता है कोई मोबाइल चलाते हुए आ रहा है, हाँ, कोई देख नहीं रहा हो, इधर देख के चला रहा हो, कोई हाई बाई करने में ठोका गया हो सामने वाली गाड़ी से। तो ये चीजें थोड़े से समझने वाली है कि कोई जानबूझ के नहीं एक्सीडेंट करता है। तो हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि यार एक्सीडेंट हुआ है, जिसने गलती की है उससे भरपाई करवाओ आप, कि गाड़ी खराब हुई, गाड़ी ठीक करवा लो। आपका इलाज का पैसा लग रहा है, इलाज का पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल दे दो अस्पताल का, है ना, आने जाने का बिल दे दो, ये पूरेगा, ये सही भी जायज भी है। लेकिन आप यदि यार किसी व्यक्ति के जीवन की कीमत लगा देते हो, गिर गया 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, अरे यार गाड़ी में 5,000 का नुकसान नहीं हुआ, 5 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, आप 50,000 रुपए मांग रहे हो। इंसान को चोट आई नहीं, आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मांग रहे हो। मुर्गी मर जाती है तो उससे 10,000 से 5,000 मांगने की बात करते हो, किससे बच्चे होते ना, बच्चे के बच्चे होते तो कहीं क्या हो जाता है। हाँ, मतलब ये चीजें देखो, कोई जानबूझ के नहीं गाड़ी चलाता है ये बात। तो हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज यदि हमने किसी से गलत पैसा लिया है, आपको 101% इसी जन्म में वो भुगतना है, और आपको भी कहीं ना कहीं वो चुकाना पड़ेगा। देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं। तो इस चीज को समझना होगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि इस प्रकार से हमारे जो आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और इन चीजों में ये भानगड़ाई तोड़ पानी कर रहे हैं, वो उसका तरीका बदले। यदि आपकी गाड़ी फूटी है तो गाड़ी ठीक करवाने का पैसा ले, कोई व्यक्ति चोटिल हो गया हो तो उसके इलाज का पैसा ले, और उस चीज को खत्म करें। बड़े बड़े एजेंट बन गए इस मामले में तो, बिल्कुल हम तोड़ करवाएंगे, ऐसा कर देंगे, दलाली सीमा पे। हमने मिशन D3 के माध्यम से इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की है, बातें जरूर रखी है, तो लोगों में जागरूकता आई है। तो मिशन D3 वाला वो कहाँ से आपकी सोच आई? देखो, मैंने आपको बताया भी कि हम लोग रात दिन जब से काम शुरू हुआ है तो समाज के बारे में सोचते रहते, रात में भी सोचते हुए, अरे यार कल किसकी जयंती आ रही, क्या वहां आंदोलन हो रहा है, क्या वहां ऐसा मूवमेंट हो गया, वहां पे शोषण हो गया, वहां बलात्कार हो गया, वहां हत्या हो गई आदिवासी के खिलाफ। इस प्रकार की जो घटनाएं चलती रहती, उस दौरान विचार ये भी आती कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। विकृतियां दिखती है, विकृतियां दिखती ना सार्वजनिक। जब हम लोग देखो, हमारी पीठ तीसरा व्यक्ति देखता, हम नहीं देखते, हम नहीं देख पाते। तो जब हम अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं तो लोग हमको बताते हैं कि यार समाज में ये बुराइयां भी है। तो बुराइयों को मैंने नोटिस किया, और नोटिस करने के बाद में मैंने सोचा कि यार इसको कुछ ऐसा नाम देना होगा जिससे लोगों का माइंड एक ही बार में क्लिक हो जाए, समझ में आ जाए समझ क्या बोलना चाह रहा है। नहीं तो लंबी चौड़ी रामायण गाएंगे तो लोगों को टाइम ही नहीं, इतना टाइम नहीं। तो फिर मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि यार देखो, देजा जो हमारे देजा होता है उसमें झगड़ा गुना बांधना सब इकट्ठा करके अपन ने दहेज के रूप में देजा डी लिया। फिर दूसरा अपन ने डी लिया दारू वाला, जो विदेशी शराब का प्रचलन हमारे समाज में बढ़ा है। आज से 20 साल पहले आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आज हर फलिये में 4 दारू की दुकान मिल रही है।
हर शादी में आप चारों तरफ दारू ही दारू देखते हो। हर छोटे छोटे कार्यक्रम में आजकल नया ट्रेंड चल पड़ा बर्थडे मनाने का, उसमें भी वो चीज आ गई, दारू पार्टी। तो दारू बढ़ता गया। फिर डीजे जो अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं, पिछले 10 साल से राज कर रहा है, तो अपन डीजे का भी विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा ये कहना है कि यार शादी में एक डीजे बहुत लिमिटेड लिमिटेड है। और डीजे के कई साइड इफेक्ट है। ज्यादा साउंड से किसी को अटैक आ सकता है, मर सकता है, तो छोटे इधर बच्चे चोरी को- हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा डीजे के आड़ में, बता। तो हमने ये कहा कि डीजे एक बजा, दारू विदेशी बंद करो, देसी प्रचलन में लाओ, रीत के लिए, सिर्फ रीत के लिए पिलाना बंद करो, है ना। आप घर में मेहमान आए हो, जैसे आप मेरे आए हो, घर में मेहमान आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी ब्याह नुक्ते पाटले में बड़े जो सार्वजनिक कार्यक्रम उसमें दारू बंद करने के लिए, तो इस तरह से ये एक D3 बने, है ना। तो 3D निकल के आया, तो मैंने उसको D3 नाम दिया। और जब हमने जननायक टंट्या भील की मूर्ति स्थापना की जोबट में 2021-22 में, उस दौरान वहां से सार्वजनिक मंच से मैंने ये मंत्र दिया कि हमको D पर काम करना है ना, D3 पर काम करना है, देजा दारू डीजे। ये समाज की भयानक बीमारी है, मतलब कैंसर से भी गंभीर बीमारी, बहुत बड़ी। हाँ, और ये समाज को अंदर अंदर कर्जा करके खोखला भी करती जा रही, दारू भी खत्म कर रही, अतिरिक्त कर्जा और खोखला करते जा रहा है। और वो कर्जा इतना हो जाता है कि गरीब भाईचारा भी खत्म हो गया उसमें। भाईचारा तो खत्म हो रहा, अब साथ में कर्जा इतना हो जाता है कि व्यक्ति उस कर्जे को उतारने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, कोटा कहाँ पड़ा हुआ, बताओ। और वहां जब हमारी बहन बेटियां भी नई नवेली शादी होकर जाती, तो उनका वहां शारीरिक शोषण होता है। ये चीज बहुत बार बहुत ऐसा भी होता है कि वो महिला वापस आ भी नहीं पाती, वहीं रख लेते वहां के जो कई सी घटनाएं मैंने सुनी और देखी भी, आम बात हो गई। तो ये बहुत गंभीर चीजें थी, तो इसने इस पर काम करने के लिए अपन ने फिर बाद में D3 का फॉर्मूला दिया, और D3 के फार्मूले पे काम करने के लिए अपन ने मिशन D3 बनाया। और मिशन D3 बनाने के पहले 1 साल पूरा लिया, और उस 1 साल में मैंने ये जो पोस्टर बनाया, उसमें सब जगह से मैंने सबकी परिकल्पनाओं को जोड़ा और विजुअल इफेक्ट दिया है। विजुअल इफेक्ट में हमने लाड़ा लाड़ी बनाया, दारू का परिक्रम का, ये सारी चीजें बताई, ताकि अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में भी पोस्टर जाए, तो उसका समझ में आ जाए कि यार ये है चित्र के माध्यम पिक्चर बनाने की कोशिश बना दिया। तो ये जब लॉन्च हुआ, उसके बाद में जो माहौल बना, रिजल्ट आपने देखा, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक था, मतलब दिल खुश हो जाता, बहुत चैन की नींद आती थी। हाँ, कुछ लोग आरोप लगाते हैं इस मामले में कि उसके यहाँ कार्रवाई हुई, मेरे यहाँ नहीं हुई। भाई यार, हम लोग समझा ही दे सकते हैं। मैं कलेक्टर एसपी नहीं हूँ, मैं TI SDM नहीं हूँ, मैं छोटा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं आपको दिशा दे सकता हूँ, है ना, और आपके लिए खड़ा हो सकता हूँ, और उससे ज्यादा क्या करूंगा, बताओ। पैसा हम लगा रहे हैं, समय हम दे रहे हैं, बुराइयां हम ले रहे हैं, गालियां हम झेल रहे हैं। कितने लोगों ने बोला कि यार इन्होंने तो पहले दारू पिला पिला के शादी कर दी, अब हमारी बारी आई दारू पीने की, या हम पिला रहे हैं हमारे पैसे की, ये क्यों बंद करवा रहे? तो भाई आप पिलाओ ना, शादी में मत पिलाओ, बाद में पिला देना, दोस्तों को घर में बिठ के पिलाओ, बाद में पेट भर के पिलाओ, सार्वजनिक। लेकिन आपकी वजह से सार्वजनिक यदि आप पिलाते हो, तो आपका पड़ोसी जो गरीब आदमी है, वो तो पीसा रहा ना, आपको देखा देखी करने, उसको भी पिलानी पड़ेगी। यदि आपने 1 लाख रुपए की पिलाई, तो साल भर बाद वो 2 लाख रुपए की, मैंने ये चीज देखी, वो तो 2 लाख रुपए हो जाएगी ना, हर साल तो दारू की कीमत डबल हो जाएगी। तो वो 2 लाख रुपए कर्जे लेके दारू पिलाएगा, और दारू का क्या सेंस है शादी में? कुछ भी नहीं। तो भाई जिसको नाचना कूदना एंजॉय करना, तो वो तो बाहर से भी ऐसे भी 150 रुपए खर्च करके आ ही रहा है, तो उधर ही पी के आके नाच लेगा आपकी शादी में। हम तो आपका पैसा बचा रहे हैं ना सीधा, और वो पैसा बच रहा है तो आपकी जेब में जा रहा है, सीधा जेब में बच रहा है ना, और जेब में बच रहा है तो आपको अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ रहा, कर्जा नहीं लेना पड़ रहा है। अतिरिक्त कर्जा नहीं होगा तो आपको गुजरात महाराष्ट्र मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपका वहां शारीरिक शोषण नहीं होगा, आप घर परिवार में रहोगे, जो पैसा बचा है वो घर का जो कर्जा उसको निपटाने में काम आ जाएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, किसी रोजगार के काम दे दो उसको उसी पैसे से। तो ये हमारा एक सोच थी इसके पीछे, और ये मिशन चल पड़ा उस रास्ते पे। उस मिशन के समय आपको कुछ माफिया लोगों की धमकियां भी मिली होगी, कुछ ऐसा हुआ? देखो क्या है यार, कुछ लोग तो रहते हैं ऐसे, वो तो रहते ही हैं, और हर समाज में, क्योंकि आदिवासी समाज बहुत डेंजर समाज है ना, यहाँ एक से बढ़कर एक तो रमखा है, और अलीराजपुर जैसी जगह हमारा समाज का DNA अलग है, अलीराजपुर का आदिवासी अलग प्रकार का है। यहाँ पर हर व्यक्ति गार्ड बांध करके बैठा होता है, लेकिन हम लोग जब अच्छा काम करते हैं तो 4 लोग बुराई करते हैं, और 4 लोग भला बुरा बोलते हैं, लेकिन वही 4 लोगों को जब रिजल्ट दिखता है तो वो दिल से खुश होके आते हैं। फिर बाद में पहले तो लगता है मन में कि यार ये नीतीश लाव कौन होता है करने वाला, ये क्या है जो डीजे बंद करवा रहा, दारू बंद करवा रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला ना मैं ही करवा रहा हूँ। भाई सरकार तो ऐसे ही डीजे बंद का बोल रही है, लेकिन हमने फिर भी आपका एक डीजे बजवाया, सपोर्ट करा, है ना, एक डीजे बजवाया शादी में,
अब आप उसका वॉयलेंस करके दो दो चार चार डीजे बजा रहे हो तो ये गलती आपकी है, हमारी नहीं है। दारू वाले भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप देसी प्रचलन में लो, अपने क्षेत्र की ताड़ी है, नुकसानदायक नहीं है, अच्छी ताड़ी पिलाओ लोगों को, कोई रोक नहीं रहा है। अब वो 10 10 20 20 50 50 100 100 200 पेटियां लाके इकट्ठी करके रख रखते हो, फिर झगड़ा होते हो उसी दारू पीने के चक्कर में, तिल चट्टे भौरे की दुकान लग जाती है, फिर उनको भगाओ। तो ये हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? शादी में भी तिल चट्टे भौरे मतलब सट्टे की दुकान है। इन पाटला में आजकल डीजे चालू हो गए, दीवा से नवाई में डीजे चालू कर दिए लोगों ने। बर्थडे पे तो खैर चलो मान लिया, इन पाटला में कौन सी संस्कृति हाँ ये बात है? मतलब हमारा समाज किस दिशा में जाना चाह रहा है? इसीलिए हमने सोचा कि D3 के माध्यम से एक, देखो आदिवासी समाज में जितने भी परंपराएं चल रही सब मौखिक है, लिखित में कुछ भी नहीं है। अब बड़े बुजुर्ग भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, अपने को ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये जो समाज है हमारा वो गलत दिशा में जा रहा है, और गलत दिशा में यदि अपन किसी लिखित दस्तावेज के माध्यम से सही दिशा दे रहे हैं, चाहे वो मिशन D3 का एक छोटा सा कागज क्यों नहीं, और उसको लोग यदि फॉलो कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। पिछले सत्र में हमने देखा बहुत जबरदस्त उसका फीडबैक मिला, रिजल्ट बहुत सकारात्मक रहा। और बड़े बुजुर्ग मैंने देखा है कि अभी तक जैसे राजनेताओं की पार्टियों में जाते थे, रैलियों में जाते थे, तो वहां दिखते थे तालियां बजाते हुए, शाम को आते हैं थके हारे दारू पी के रास्ते में पड़े हुए रैलियों में। लेकिन मिशन D3 की छोटी छोटी बैठकों में जिन्होंने कभी मंच पे पैर नहीं रखा, ऐसे लोग पीछे बैठे अंतिम पंक्ति में, लेकिन मंच पर आए और बोले बोले कि नाना जो घोड़ो एगलो काम छे हम करशुं वारू काम बोलने लग गए लोग, खुद बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति बोलने लग गए, अंदर से 60 70 80 साल 90 साल का व्यक्ति बोल के आके बोल रहा है, आधे कपड़े पहना हुआ है, कुश्तियां बांधा हुआ है। इसे लोगों ने, पगड़ी वाले लोगों ने, बुड्ढे बुड्ढे ने बोला कि बहुत अच्छा काम है, आप इसको करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब एक एक दो दो लोग देखो यार, कठिनाई तो आती है। एक माँ बाप के जने दो सगे भाई साथ में नहीं रह पाते, तो अपना इतना बड़ा समाज है, 93% पॉपुलेशन सिर्फ अलीराजपुर में ही ट्राइबल की, तो यहाँ सभी प्रकार के लोग हैं। तो दो चार लोग थोड़े बहुत विरोध में रहते हैं, लेकिन सब लोग अभी साथ में, अभी सब साथ में है, और सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ गांव बच्चे हैं जहां पर बैठकें होने शेष है, जिनमें अभी थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो वो होगा और इस बार 100% रिजल्ट मिलने की संभावना है हमको। अभी डिसन ये मिशन 4 वाला D4 वाला, उसमें क्या सिस्टम है, क्या जोड़ा है सर? देखो मैंने सुना है सिर्फ मिशन D3 देजा दारू डीजे है ना, ये 3 गंभीर बीमारी। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं, आपको समाज को बचाना, आदिवासी समाज को बचाना, अपना समाज आदिवासी समाज है, वो कैसे आदिवासी है, उसकी अपनी अलग पहचान है, उसकी रूढ़िगत परंपरा है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बचाना पड़ेगा ना। जब ये चीजें खत्म हो जाएगी तो काय का आदिवासी है ना, पहचान तो जरूरी है। तो वो पहचान हमारे रीति रिवाजों से, और रीति रिवाज गांव में बसते हैं, और गांव में छोटे छोटे त्योहार हमारे, दिवाली, दिवासा, नवाई, ईद, पाटला, पिथोरा, गायना होता है, हर छोटी छोटी चीजों में। तो ये सारी चीजें हमको बचा के रखनी पड़ेगी ना। जब ये बची रहेगी तभी तो हमारा समाज जिंदा रहेगा, सांस ले पाएगा, अपनी पहचान बता पाएगा दुनिया को, नहीं तो खत्म हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं D4 के माध्यम से, D4 का सीधा मतलब है धर्मांतरण, और धर्मांतरण वो जाति धर्म विशेष वाला धर्मांतरण नहीं है। हम सीधा बोल रहे हैं, आप अपने मूल की तरफ आओ, आपकी जो संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है, उसको मत छोड़ो। जो हमारे बाप दादा पुरखे करते आए थे वो उसको प्रचलन में बना के रखो, फिर आपको जिधर जाना जाओ, लेकिन ये परंपराएं मत तोड़ो, इसके बाहर मत जाओ। इसके बाहर चले जाओगे तो समाज की धीरे धीरे पहचान खत्म होगी, पहचान खत्म होगी तो हमारे संवैधानिक हक अधिकार खत्म होंगे। और इसके ये सिर्फ संवैधानिक इफेक्ट ही नहीं है, इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, मनोवैज्ञानिक इफेक्ट भी है। और आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो तो पूरा इकोसिस्टम आदिवासियों के आगे पीछे घूमता है। पारिस्थितिक संतुलन आदिवासियों के जीवन चक्र के हिसाब से ही चल रहा है, और आदिवासी ही है जैव विविधताओं को बचा कर रखने वाला, प्रकृति को बचा कर रखने वाला, प्रकृति पर्यावरण का संतुलन करके बना के रखने वाला सिर्फ आदिवासी समाज है। तो यदि आप उस ऐसे मतलब अलग प्रकार के इंसानियत के बीज हो, इस समाज का मूल हो, इस देश का मूल हो, और उसके बाद आप भटक जाते हो, उस समाज की संस्कृति सभ्यता परंपरा से अलग चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही खराब होता है। और उससे न सिर्फ आपका जो संवैधानिक हक अधिकार है वो खत्म होता है, आरक्षण खत्म होता है, बल्कि
जैव विविधताओं को भी नुकसान होगा धीरे से आगे। इसमें क्या क्या कारण ऐसा रहा कि इनको धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है? इससे क्या चीज उनको नहीं मिल पा रही है? मैंने जहां तक नोटिस किया है, मैंने देखा लोगों को, जब मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ, हमारे कई अच्छे परिचित लोग हैं, मित्र भी है, जो जाते हैं इधर उधर, मिलते हैं, बैठते हैं, तो उनके उस समय की कुछ जरूरतें थी, मजबूरियां थी। क्या है, व्यक्ति मरता क्या नहीं करता, और भूखे को जिधर खाना मिलता उधर चले जाता है। तो उनकी कुछ मजबूरियां रही उस समय। कोई बीमार था, वो वहां पहुंच गया, उनको आवश्यक मनोबल बढ़ा के उनका इलाज किया गया सार्वजनिक सामूहिक रूप से, उसके लिए प्रार्थना की गई हो, जो भी रहा हो, तो उसको एक जो अपनत्व मिलता है, उससे एक आत्मविश्वास जगता है। और जब अंदर से आत्मविश्वास जागता है, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाता है। व्यक्ति बाहर से उतना बीमार नहीं होता ना जितना अंदर से होता है। यदि आप अंदर से सकारात्मक हो गए, आपकी आधी बीमारियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाती। तो यहां पर भी यही हुआ। जैसे हम लोग ईसाई धर्म की बात करते हैं, तो क्रिश्चियन समाज में क्या होता है, जितने भी पीड़ित लोग होते हैं, उसका वो सब लोग मिलके निराकरण करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, सामूहिक प्रयास करते हैं। हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जरूर, लेकिन मतलब जैसे कोई बीमार है, कोई भूखा मर रहा है, तो एक दिन हमारा व्यक्ति कहीं ऐसे मरने तो नहीं देते, खिला देते हैं, लेकिन जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, तो यार वो अकेला ही जा रहा है, बड़वे के पास जा रहा है, भूपा के पास जा रहा है, अरे इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है, मर गया अचानक से। फिर आजकल तो क्या है, अंधविश्वास भी बहुत भरा पड़ा है खुद के। लेकिन वहां पर जब ये लोग जाते हैं, तो वहां पर वो सब लोग सामूहिक रूप से उसके लिए प्रार्थना करते हैं, एक अंदर से आत्मविश्वास जगाते हैं। तो वो जो भाईचारा है, यूनिटी है, वो उसको आकर्षित करती है। फिर उसको ये लगता है कि यार मैं इस समाज में ज्यादा बेहतर लग रहा हूँ। वो वाले तो एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, और इस समाज में मैं आया तो ये तो एक साथ में बढ़िया बैठ के खाना खाते हैं, गले मिल रहे हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ क्यों रहूं, ये तो बेस्ट है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आपके लिए वो तत्कालीन परिस्थितियां जो भी रही, आप चले गए, आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन था होगा, लेकिन आपका जो मूल्य है, उससे बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर दुनिया के जितने भी तमाम इतिहासकार, पर्यावरणविद रहे, सब ने कहा है कि आदिवासी की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा में ही ये इस धरती का विकास छुपा हुआ है, पारिस्थितिक संतुलन छुपा हुआ है, अन्यथा ये धरती धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अभी वो एक बयान वायरल हुआ था जैसे उमंग सिंघार जी का कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है। आपका कितना मानना है? देखिए, आप यदि संवैधानिक दायरे में लेके बात करना चाहो और आप पूछोगे सवाल, तो हिंदू कोड बिल आदिवासियों पे लागू नहीं होता है, ठीक है। तो उमंग सिंगार जी का जो बयान है, वो इसी के आधार पर है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और ये ऐसे कई स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट नहीं, ऐसा कई स्टेटमेंट है जिसमें स्पष्ट बताया गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। क्योंकि आदिवासी को प्रकृति पूजक भी माना गया है, और माना गया क्या, वो है ही, क्योंकि सारे उनके देवी देवता हैं जो होते हैं वो प्रकृति से संबंधित होते हैं। वहीं से पूजा के लिए गोबर उठाता है, लीप देता है, पत्थर उठाता है, उसको धो के तिलक लगा के, अगरबत्ती लगा के डाल फोड़ देता है। तो आदिवासी प्रकृति को पूजता है। तो उमंग सिंगार जी का जो बयान है वो इस तरह से था, लेकिन वो राजनीतिक बयान देखता हूं मैं। मेरी नजरों में वो राजनीतिक बयान है, तो इसलिए मैं इन चीजों पे टिप्पणी करना पसंद नहीं करता हूँ। जी, ये सवाल को छोड़ते हैं और आगे की सवाल में, समाज सेवा में सबसे बड़ी आपने की चुनौती क्या देखी आपने? सामाजिक कार्यों में जिस तरह से करना चाह रहा राजनीति होती है ना, राजनीति में भी चुनौती है, दूसरा कोई नहीं देता, साथ वाला देता है। तो सामाजिक कार्यों में भी विपक्ष की भूमिका में जिनके खिलाफ अपन खड़े हैं, वो तो है ही। कहीं अत्याचार हुए, शोषण हुए, उसके खिलाफ अपन यदि खड़े हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वो तो एक चुनौती है। लेकिन अपने साथ का यदि कोई व्यक्ति गलत खड़ा अपने साथ में, वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो हमको ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके रखना चाहिए जो हमारे आंदोलन को खराब करते हैं। ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखना चाहिए। तो ये चुनौती फिलहाल में, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे साथ भले हम 4 रहे हैं चलेगा, लेकिन 5वां या 10वां व्यक्ति ऐसे भीड़ भी नहीं होना जिसमें 4 लोग गलत आ जाए और पूरे आंदोलन को डाइवर्ट कर दे, गलत दिशा में ले जाए, और कोई आंदोलन जैसे हिंसक भी हो जाता है। हाँ, राजस्थान में कांकरे डोगरी देखा अपन, है ना,
तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कई युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो गई। तो अपने को बचाए रखने के लिए हमेशा एक संवैधानिक दायरे में बना के रख के अनुशासन के साथ में सारी चीजें बनाते हुए चलना चाहिए और युवाओं को चिन्हांकित करके रखना चाहिए कि कौन सही कौन गलत है। जब आप अपनी बुराइयां या आलोचना सुनते हो, कैसे हैंडल करते हो अपना? देखो, शुरुआत में बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हमने, अभी बुरा तो बहुत लगता है, अभी भी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमने वो आरोप झेले जो हमने किए ही। कोई कुछ भी लिख देता है, कुछ भी मर्जी आए वो लिख देगा, फलाना ढिमका। मैं बचपन से क्रिकेट का शौकीन हूँ यार। मैं क्रिकेट खेलने बिरसा लीग में गया, डॉक्टर निशान करे जी से पहली मुलाकात हुई मेरी। और मुझे उसके बाद में, मैं खैर अभी तो बातचीत होती रहती है, मिल लेते हैं कभी कभार, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व लगे मुझे। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि नितेश तो हमारे साथ मिलके काम कर, आज तक नहीं बोला उन्होंने। मुझे ये भी नहीं बोला कि तुम मेरी पार्टी में काम करो। उन्होंने मुझे ये भी नहीं बोला कि यार तुम सरकार के खिलाफ मत बोलना। इस प्रकार की बातें नहीं हुई। जितनी बार मिलना वो क्रिकेट को लेकर बात होती है हमारी, और क्रिकेट को लेकर बस, हाँ नितेश क्या है तुम्हारे, वो लड़के का कैसा चल रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हुआ है, और क्या चल रहा है, इस बार अपने को क्रिकेट कैसा कराना है, अच्छा कराना है, और तुम्हारे सामाजिक काम कैसे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, लगे रहो। कभी उन्होंने मना नहीं किया। तो इसीलिए मैं उनको उस भूमिका में देखता हूँ। तो कुछ लोग उसमें जोड़ देते, बोले कि निशान खरे, अभी तो आपने देखा भी होगा कि भाजपा ने उनको इनाम दिया। यार वो उनके कार्यकर्ता, वो इनाम दे, अवार्ड दे, वो हमारा क्या लुकआउट है। सरकार ही उनकी, हाँ, फिर कौन वो दे रहा है? सरकार वो हाँ? दे नहीं दे, वो उससे पहले वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, हाँ, खरे दर्जा साहब प्राप्त, को, है ना। तब भी इनामी था ना, इनामी थे। तो तब तो जयेश उनके साथ भी नहीं था। आज वो उपाध्यक्ष, तो फिर डिमोशन जैसा है वो। इनाम क्या हुआ सर। लेकिन लोग हमको क्या बोलते हैं, मतलब ग्रुप में लिखते हैं, ऐसा चलता है, मुझे तो नहीं बोला, लेकिन एक दो लोग बीच में मेरी पोस्ट पे कमेंट कर रहे थे कि निशान खरे जी को उपाध्यक्ष बना दिया, तो बोले इनको जयेश को तोड़ने का इनाम मिला है, तो आप इनसे दूर रहो। तो यार मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? मुझे पता है मेरा भला बुरा क्या है। और ये, आप यदि मेरे साथ बैठे हो, आप यदि मान लो चलो दारू नहीं पीते हो, है ना, मैंने आपको दारू दे दी, आप दारू पी लोगे? आप रावत हो, आप बघेल हो, आपके कुल देवी देवता इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पूर्वजों ने नहीं पिए, और मैं यदि आपको दारू दे दूं पीने के लिए और आपने पी ली, आप पी लोगे? जबरदस्ती दूंगा तो नहीं। हाँ? या फिर मैं आपको जहर दूं पीने के लिए, आप पी लोगे क्या? नहीं। तो ये निर्णय कौन लेगा? मैं आपको दे रहा हूँ, जहर दे रहा हूँ, आप नहीं पी रहे हो, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हुआ ना। तो सामने वाला बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कि आपका हो, कि बाप का हो, दुनिया भर का कोई भी हो, वो यदि आपके पास आ रहा है, हाथ मिला रहा है, गले मिल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके मूवमेंट में आप शामिल हो रहे हो, तो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हुआ। लेकिन आप उसकी विचारधारा में ढल जाते हो और काम करने जाते हो, तो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो गया। मतलब आपकी विचारधारा अच्छी नहीं है, आप कट्टर नहीं हो खुद में, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि देखो, जयस में जो लोग आए हैं, आधे लोग तो स्वार्थ के लिए आए, जिनको चुनाव लड़ने के लिए जाना था, वही लोग ज्यादातर जुड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार चलो पंचायत का लड़ लेंगे, जनपद का लड़ लेंगे, जिला पंचायत का लड़ लेंगे, बाद में विधायक का भी लड़ लेंगे। आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है के बाद से, इसीलिए ज्यादातर लोग जुड़ रहे हैं, और उनका कोई बैकग्राउंड नहीं, वो किधर से भी पैसा लेके चुनाव लड़ लेते हैं, ऐसे लोग हैं, और उनको पद भी चाहिए ऐसे लोगों को। तो भाई, कौन क्या अवार्ड ले रहा है उस पर मत जाओ, आप क्या कर रहे हो और आपका क्या कार्यकर्ता क्या कर रहा है उस पर जाओ। मेरे साथ में यदि 15 लड़के जाते हर साल बिरसा लीग खेलने के लिए इंदौर, 15 में से एक सा लड़का बता दो जो बाद में निशान खरे जी के पास जाके मिलता हो। कोई नहीं जाता, कोई नहीं मिलता। क्या मेरे कार्यकर्ता जुड़ गए उनसे? नहीं, क्रिकेट से जुड़े हुए, और क्रिकेट में हर कोई जुड़ता है। तो वो गेम है, गेम को गेम के हिसाब से रखो। लेकिन हमारे लड़के अब बोले यार देखो, उनका काम है, वो करते हैं, हम हमारा काम करते हैं, हम क्रिकेट के माध्यम से भी युवाओं से जुड़े हैं, तो जोड़ के रखना चाह रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया बदलाव लाना चाहिए यहाँ अलीराजपुर को देखे तो? लिटरेसी रेट में मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, एशिया में अलीराजपुर सबसे पिछड़ा है शिक्षा के स्तर में। और उसका कारण मैं मानता हूँ यहाँ के शिक्षा का वातावरण है। टूटी हुई स्कूलें, जर्जर स्कूलें हुए, पानी टपक रहा है, छत टपक रही है, कब जब गिर जाए बच्चा मर सकता है, ऐसी भयानक स्थिति है। और संसाधन के साथ साथ में शिक्षकों की भी कमी है, पर्याप्त स्टाफ नहीं है, अतिथियों के भरोसे स्कूलें चल रहे हैं। तो इन चीजों पे सरकार को काम करना चाहिए। विगत 3-4 सालों में हम लोग हर साल ज्ञापन देते हैं शिक्षा सत्र के पहले, और कलेक्टर साहब को अवगत करवाते ही आए हैं, और संबंधित बीओ, बीआरसी,
एसी को भी कराते हैं कि आप लोग स्कूल के ढांचे को ठीक करो, मरम्मत करो, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था करो, शौचालय की अच्छी व्यवस्था करो, खाना मध्याह्न भोजन अच्छे से परोसो बच्चों को। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं विगत 5-6 साल से। अभी कल कलेक्टर साहब से मिल के आया तो भी मैंने ये बात देखा मैंने आपको। पिछले दिनों भी मैंने मैसेज किया था। मैं हमेशा जिस चीज पे काम करता हूँ उस पर फोकस रखता हूँ और मॉनिटरिंग प्रॉपर करता हूँ। मैं व्यक्तिगत करता हूँ, मतलब मैं वन मैन आर्मी बन के ही काम भी करना पसंद करता हूँ। मैं जिससे बात करनी होगी मैं कर भी लूंगा, जहां की समस्या आएगी मेरे पास फोटो आती है, मैं संबंधित अधिकारी को भी बताता हूँ, वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी, कलेक्टर साहब को भी बताता हूँ, और समय समय पर अपडेट लेते रहता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो नहीं कर पा रहे हैं, वो मुद्दा है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है बताना, मैं मध्यस्थता कर सकता हूँ, आवाज उठा सकता हूँ, आवाज उठा सकता हूँ, संज्ञान में ला सकता हूँ, तो वो काम मैं प्रॉपरली करता हूँ, वो हमेशा करता हूँ मैं। और मेरा प्रयास आगे भी रहेगा कि मैं शिक्षा के स्तर में इसी प्रकार से स्कूलों की हालत ठीक करवाने के लिए प्रयास करता रहूँ। इस बार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्कूलें अलीराजपुर में स्वीकृत हुई है, बाकी जिलों में नहीं हुई। उसका कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम पिछले 3-4 साल से हम लोग एक्टिव होके इस पे जोर दे रहे हैं कि हमारे स्कूल सबसे ज्यादा खराब है। आज भी मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है स्कूल। मैंने भी ग्राउंड रिपोर्ट करी है तो वहाँ देखा है नहीं स्कूल की हालत। कुछ स्कूलें तो घर में संचालित हो रही है, लेट बात की भवन सुविधा विहीन नहीं स्कूल है, है। भवन विहीन स्कूल है बहुत सारे। तो वाकई में शिक्षा के विषय में तो पिछड़ा था भी और अभी भी देख रहे हैं हम। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी एजुकेशन के मामले में आगे आए हैं। उनको उनका सवाल ये रहता है कि अलावा कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे युवाओं के पास डिग्रियां है, स्किल है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो शासन की इतनी लापरवाही मानता हूँ। शासन की तो लापरवाही, देखो बेरोजगारी का हालत चरम सीमा पे है। चरम सीमा पे है। और हम भी चाहते हैं कि बैकलॉग भर्ती हो जाए। सबसे पहले बैकलॉग भर्ती, तो फिर आवश्यक जितने भी रिक्त पद है उसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन हर व्यक्ति को नौकरी देना संभव नहीं है, ये अपन समझ सकते हैं, है ना। अब वो कंपटीशन भी ज्यादा हो गया और बेरोजगारी बढ़ गई, तो हर व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा में मैं युवाओं को ये भी मैसेज देना चाहूंगा, संदेश दूंगा, अपील भी करूंगा कि आप लोग समय समय पर अपनी योग्यता, कैपेबिलिटी के हिसाब से आप जो अच्छा कर सको, जिस क्षेत्र में जाना वो वहां जाओ, और वहां पर एक स्वरोजगार की दिशा में काम करो, अपने आप को स्थापित करो, मालिक बनो। सरकारी कर्मचारी मात्र नौकर होता है, बस वो दामाद बन के काम करता है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस होती है। लेकिन जब आप स्वयं एक अपना रोजगार स्थापित करते हो तो आप मालिक बन जाते हो और अपने हिसाब से उसको संचालित कर सकते हो। सरकारी नौकरी में आपको महीने की 1 तारीख 5-10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, उधर रोज प्रॉफिट होता है, इधर आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, उधर आपको छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे कई फायदे नुकसान है दोनों जगह। तो मैं जरूरी नहीं, देखो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो एंड स्टेज पर है, वो तो करें ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो क्रिएटिव लोग हैं, जिनके पास पैसा भी है, व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, उनको जाना चाहिए। अभी जैसे नौकरियां निकलती है, वैकेंसियां निकलती है, उसमें कुछ धांधलियां ज्यादा हो रही है, तो उसमें सुधार कितना होना चाहिए? ये इसके लिए विशेष कमेटी का गठन होना चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में नौकरियों में जितने घोटाले हुए हैं, घोटाले बहुत देखे हैं। इतने घोटाले हुए कि लड़के अब इतने निराश हो गए कि फॉर्म भरे कि नहीं भरे। पहले सोचते हैं कि फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होगी कि नहीं होगी, एग्जाम होगी तो रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट आने के बाद पता नहीं क्या होगा। धांधली इतनी होने लग गई कि लोग डर गए। बेरोजगार युवा चाहते हुए भी फॉर्म नहीं भर रहा है, और भर भी रहा है तो वो घोटाले का शिकार हो जाता है। तो मध्य प्रदेश शासन को इसमें सख्त कदम उठाना चाहिए, एक अच्छी कमेटी बनाए, पारदर्शी कमेटी। ऐसी जितनी भी एजेंसियां जो एग्जाम संचालित कर रही सबको ब्लैक लिस्टेड करके बाहर कर देना चाहिए। नई गवर्नमेंट की एजेंसी बना के गवर्नमेंट के माध्यम से एग्जाम संचालित करवाने चाहिए पारदर्शी तरीके से। और ऐसे लोग जो ब्लैक लिस्टेड है उनको अच्छी सजा भी होना चाहिए, कड़ी सजा, जेलों में भेजना चाहिए, ताकि इस प्रकार के घोटाले घपले बाहर नहीं हो, मतलब आगे से ना हो। अन्यथा ये सारी चीजें चलती रहेगी। अभी एग्जाम सेंटर भी बहुत दूर दूर हो रहे हैं, तो इसमें कुछ होना चाहिए सुधार। यहाँ के बच्चों का सतना अलीराजपुर देख रहे का हो, बच्चा रीवा सतना जाएगा नीमच तो जा उसको रहे हो, समय के साथ साथ में पैसा भी खर्च होता है, और वो शारीरिक शारीरिक मानसिक रूप से मानसिक भी दोनों थकता से है। कमजोर होगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अलीराजपुर में यदि कोई एग्जाम दे रहा है तो उसकी प्राथमिकता अलीराजपुर में ही रहे, उसका सेंटर अलीराजपुर ही होना चाहिए, प्राथमिकता वहां के जिले की होना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट उतने ही होते हैं, उतने तो जिले में रहते ही हैं।
उतने संसाधन भी, तो एग्जाम आसानी से संचालित की जा सकती है। सरकार को स्थानीय स्तर पर केंद्र संचालित करने चाहिए। इसकी ब्रेक लेते हैं थोड़ा।